अस्सलामुअलैकुम एंड गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आप देख रहे हैं प्रोग्राम रोही एट 10 अपनी होस्ट अलीज़ा के साथ। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे और अपनी ज़िंदगी को बड़े अच्छे से इंजॉय भी कर रहे होंगे और अपनी सुबह का आगाज़ बड़े बेहतरीन तरीके से कर चुके होंगे। सुबह का नाश्ता कभी भी स्किप ना किया करें। हमारे यहाँ क्या है कि हम एक अजीब से ट्रेंड में हम भी शामिल होते जा रहे हैं कि हम रात का खाना जो है वो ज़्यादा पेट भर के खाते हैं, जबकि सुबह का नाश्ता हम यहाँ तो स्किप कर देते हैं। मोस्टली 80 to 90% जो हमारी यूथ है, यंग जनरेशन है, उनकी कोशिश होती है कि हम जो सुबह का नाश्ता है वो स्किप कर दें, फिर दोपहर का खाना हम खा लेते हैं पेट भर के और रात का खाना खाते हैं। अमूमन रात का खाना हम जो पेट भर के खाते हैं वो हमारे स्टमक के लिए, हमारी पूरी बॉडी के लिए कितना हार्मफुल है ये हमें अंदाज़ा ही नहीं है। स्टमक के लिए, हमारी मेंटल हेल्थ के लिए भी बड़ा हार्मफुल है। अच्छा, हम नींद की जब बात करते हैं कि हमारी नींद पूरी हो जाती है, आपने नोट किया होगा जो लोग रात को देर से सोते हैं और सुबह 12 या 1-2 बजे के करीब उठते हैं या जब भी लेट उठते हैं सुबह, तो वो पूरा दिन लेज़ी रहते हैं, वो कभी भी फ्रेश और एक्टिव नहीं होते। क्यों? क्योंकि एक निज़ाम है कि जब रात का वक्त होता है आपकी बॉडी को जो स्पेसिफ़िक हार्मोन्स हैं जिनको हैप्पी हार्मोन्स भी कहते हैं, वो रात के वक्त रिलीज़ होते हैं और आपकी बॉडी के जो मसल्स हैं, इवन आपकी बॉडी का जो मास है वो रीगेन हो रहा होता है, रीबिल्ड हो रहा होता है। तो हमारी बॉडी को रात की नींद लेना बहुत ज़रूरी है। तो कोशिश किया करें, मैं ये नहीं कह रही कि आप एकदम से स्विच कर दें अपनी जो भी हैबिट्स हैं उनको, नहीं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आप ट्राई कर सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं कि अपनी हैबिट्स को थोड़ा थोड़ा चेंज करने की कोशिश करें ताकि हम सोसाइटी को बेहतर बना सकें। अच्छा जी, आज हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं उनसे हम बड़े अहम टॉपिक्स डिस्कस करने वाले हैं। तारुफ करवाती चलूँ तो हमारे साथ मौजूद हैं कुदरत नियाज़ी साहिबा, जो कि प्रेसिडेंट नॉर्थ पंजाब वुमेन विंग इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अल्लाह का बड़ी शुक्र है। प्यारी लग रही हैं। थैंक यू। आप भी बहुत प्यारी हैं। देखें, ख़वातीन का दिन बन जाता है ना अगर कोई भी उन्हें ये सुबह आते कॉम्प्लीमेंट दे दे तो इसलिए मैंने सोचा आज हमारे शो में चलें, थैंक यू वेरी मच। सुबह ही हमारे साथ एक फ़ीमेल गेस्ट हैं, तो हमें चाहिए कि हमारे आसपास जितनी भी ख़वातीन हैं हम उनको कोशिश किया करें, उनको कॉम्प्लीमेंट दे दिया करें, बेचारी खुश हो जाती हैं इसी चक्कर में। चलें जी, दूसरे हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं वो है वसीम शहजाद, जो कि रिपोर्टर रोही टीवी हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वसीम, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, मालिक का बेहद करम। वसीम पहले फ्रेश नहीं थे, लेकिन ये तमाम कॉम्प्लीमेंट सुनने के बाद अब मैं काफ़ी नजर आ फ्रेश रहे हो गया। ख़वातीन को तो बहुत लोग होते हैं कहने वाले, कोई मर्दों को भी हैंडसम कहते हैं मज़ा। देखिए, हम ख़वातीन को अप्रिशिएट करना ज़्यादा अच्छा लगता है। आप लोगों को मर्द भी अप्रिशिएट करते हैं, हमें तो मसला ये है कि हमें ख़वातीन। अच्छा, जब मर्दों को अप्रिशिएट करते हैं तब भी मर्दों को ही मसला होता है। हाँ, ऐसा है? बिल्कुल ऐसे ही होता है कि जी उसने, अच्छा वो फला आदमी ने उसको कह दिया तुम बड़े प्यारे लग रहे हो। तो ये भी बड़े मसले हैं। लेकिन कोशिश किया करें, बेचारी ख़वातीन जो होती हैं वो आजकल, क्योंकि वर्किंग वुमेन की अगर हम बात करें तो बेचारी फील्ड में भी काम कर रही होती हैं, फिर साथ साथ घर भी संभाल रही होती हैं। बड़ा चैलेंजिंग काम है। किसी दिन आप ये करके देखें मर्द हजरात, तो आपको समझ आ जाएगी कि कितना मुश्किल काम है। घर आते ही खाना बनाना, घर आते ही नाश्ता बनाना, बच्चों को संभालना, शौहर को संभालना, फिर हर चीज़ रेडी रखना, कपड़े, जूते, ईच एंड एवरीथिंग, हर चीज़ उनको टाइम पे देना एक बड़ा चैलेंजिंग काम है। तो कोशिश किया करें कि अपनी माओ, बहनों, बेटियों, बीवियों को हमेशा प्यार के साथ डील करें और उनको कॉम्प्लीमेंट दे दिया करें। अच्छा कुदरत साहिबा, आप चूँकि आज हमारे साथ मौजूद हैं और आप इस्तेहकाम पार्टी की प्रेसिडेंट भी हैं वुमेन विंग की, तो आपके ऊपर जो जिम्मेदारियां हैं वो भी बहुत है। तो हमें बताएं, आप एज अ फीमेल इन चीज़ों को कैसे हैंडल करती हैं कि घर को भी देखना, ऑब्वियसली यू हैव किड्स, तो आप घर को और काम को कैसे मैनेज करती हैं? एक्चुअली जारी बात है, सारा जो होता है, मीटिंग्स होती हैं, मोस्टली पॉलिटिकल मीटिंग्स जो होती हैं वो आफ्टरनून ही होती हैं, मॉर्निंग में तो बहुत कम होती हैं। उससे पहले घर के जितने भी काम होते हैं वो निपटा लिए जाते हैं जल्दी से। उनको फलां की चीज़ सेट कर दो, ये यहाँ पड़ी हुई उसको मिल जानी चाहिए, ये यहाँ पे पड़ी हुई है उसको मिल जाए, उसके कपड़े यहाँ रख दो, और वो सारे रेडी करके भागम भाग में, और फिर उसके बाद अपने आप को अगले उसके लिए बैटल के लिए तैयार करके निकल जाते हैं। कितना चैलेंजिंग काम है। अच्छा, मैं भी जब सुबह सुबह निकलती हूँ
तो मेरी कोशिश होती है कि मैं हर चीज़ जो है वो अपने हस्बैंड के लिए सेट करके प्रॉपर रख के आऊँ ताकि उन्हें मसला ना हो। ऑल्दो कभी उन्होंने डिमांड नहीं की, बट स्टिल ये हमारे ख़वातीन के अंदर आई थिंक बिल्ट इन चीज़ है जो हमें ये सब करने पे मजबूर भी करती है। अच्छा जी, मौसम की सूरत हाल भी आजकल हमारे सामने है। परसों वसीम, आप क्योंकि ये बीट भी है आपके बिल्कुल। पास और आप इन तमाम चीज़ों को डील भी करते हैं। देखिए मौसम परसों जो थी, मौसम की सूरत हाल, काले बादल थे, गहरे बादल थे, बारिश का सिलसिला सुबह से जारी था। और अगर हम कल की बात करें और आज ख़ास तौर पे ह्यूमिडिटी इतनी ज़्यादा है, वेदर इतना हार्श है। हम क्लाइमेट चेंज के हवाले से आपसे बात करेंगे, लेकिन अभी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं शकील सुल्तान जो हमें वेदर की तमाम अपडेट्स देंगे। जी शकील, बताइएगा। जी, मुल्तान शहर का मौसम आज बदला बदला सा नजर आता है क्योंकि गुज़िश्ता दिनों में मुल्तान में बारिशें रहीं और शहरियों ने काफ़ी अच्छा मौसम एंजॉय किया, लेकिन अब सूरज आंखें दिखाने लगा है। आज सुबह से ही गर्मी महसूस की जा रही है। महकमा मौसमियात ने बताया है कि आज मुल्तान में दर्जा हरारत ज़्यादा से ज़्यादा 37 डिग्री सेंटीग्रेड की हद को छू सकता है, जबकि मुल्तान का मौजूदा दर्जा हरारत 32 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, जबकि आज कम से कम दर्जा हरारत 28 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड हुआ है। इससे पहले जब बारिशें हो रही थी तो कम से कम दर्जा हरारत 26 तक भी चला गया था, जबकि इससे पहले जब गर्मी पड़ रही थी तो कम से कम दर्जा हरारत 30 और 31 भी रिकॉर्ड होता था। तो इन दिनों मुल्तान के मौसम में काफ़ी तब्दीलियाँ रूनुमा हुई हैं, तो शहरियों को गर्म और ठंडा दोनों मौसम देखने को मिले। लेकिन आज और कल में मुल्तानियों को गर्म मौसम देखने को मिलेगा, क्योंकि महकमा मौसमियात का कहना है कि आज और कल में बारिश का कोई इम्कान मौजूद नहीं है। मतलब कहीं अब्र-आलूद है तो कहीं साफ़ है, बादल मौजूद रहेंगे लेकिन बारिश नहीं होगी। बताया जा रहा है कि 23 और 24 अगस्त को मुल्तान में बारिश का इम्कान है, क्योंकि इन दिनों स्पेल चल रहा है बारिश का और 10 दिन तक जारी रहने का बताया गया था, जिसमें आज और कल का तो वक्फा देखा जा रहा है, जबकि अगले 2 दिनों में मुल्तान में बारिश मुतवक्के है। जबकि एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करें तो मुल्तान के आज 81 पॉइंट्स रिकॉर्ड किए गए हैं और पाकिस्तान के आलूदा तरीन शहरों में मुल्तान आज 5वें नंबर पर मौजूद है। इससे पहले एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा रिकॉर्ड होते थे, फ़ज़ाई आलूदगी काफ़ी ज़्यादा रही, जबकि इन दिनों देखा जा रहा है कि मुल्तान एयर क्वालिटी इंडेक्स की रैंकिंग में काफ़ी नीचे आ गया है। कुछ किसी हद तक जो है वो फ़ज़ा बेहतर नज़र आती है, जबकि शहरियों को ये भी हदायत की जा रही है कि इन दिनों चूँकि स्पेल चल रहा है, मानसून की बारिशें हैं, कहीं भी बारिश जो है वो हो जाती है तो शहरी अपना सफ़र उसके मुताबिक प्लान करें। और ख़ास तौर पर जब गर्मी बहुत ज़्यादा होती है तो उसके अकॉर्डिंग भी अपना जो भी सफ़र प्लान कर रहे हैं, रोज़मर्रा के मामूल है, वो मौसम के हवाले से बाखबर रहें और उसके मुताबिक भी अपनी एक्टिविटीज़ प्लान करें। और दोपहर के वक्त जो है वो बच्चे ख़ास तौर पर घरों से कम बाहर निकलें ताकि मौसम के इस सख्त असरात से बचा जा सके। तो आज और कल में इस गर्म मौसम बर्दाश्त करें, जबकि अगले 2 दिनों में बारिश हो सकती है और दोबारा से मुल्तान में बारिश का मौसम देखने को मिल सकता है। जी शुक्रिया शकील, आपने हमें वेदर की काफ़ी हद तक अपडेट दे दी है। अच्छा वसीम, क्लाइमेट चेंज के ऊपर बात कर रहे थे हम। देखें मौसम की सिचुएशन हमारे सामने है, जबकि 26-27 तारीख तक बताया गया था कि मुसलसल बारिशों का सिलसिला जो है वो मुल्तान शहर में, जनूबी पंजाब में जारी रहेगा। लेकिन आज और कल जितनी गर्मी शिद्दत इख्तियार कर गई है, वो लगता नहीं है कि या तो परसों बारिश हुई है या अब कल मज़ीद बारिश होने वाली इसके है। अंदर कोई हम बारिश जो है वो देखेंगे। देखिए इस वक्त अगर हम क्लाइमेट चेंज की बात करते चलें तो पहले हमें लगता था कि ये हमारा मसला नहीं है। अगर हम किसी भी हवाले से कोई बेएहतियाती कर रहे हैं तो इसके असरात शायद हमारे ऊपर जो है वो रोनुमा ना हो, लेकिन अब इसके असरात जो हैं वो वर्ल्ड वाइड तो पहले हम देखते थे, लेकिन उसके असरात अब हमारे मुल्क के अंदर ही होना शुरू हो गए। बिल्कुल। हमने क्लाउड बर्स्ट को देखा, इससे पहले ज़माने के अंदर ये इस तरह की बात अगर हम अपने फोर फादर्स या उनसे करें तो वो कहते हैं ये वो कोई अभी भी अजीब सी यकीन नहीं बात है, करते। उससे ये कैसे बादल कैसे फट सकता है, ये कैसे हो सकता है। मतलब अगर बादल फट भी गया तो बादल के फटने से इतने नुकसानात कैसे हो सकते हैं, क्योंकि अगर हम नॉर्दर्न एरियाज़ की तरफ जाएं तो वो बादल तो हमारे पाँव से गुज़र रहे होते हैं, तो मतलब क्या अगर उनके अंदर पानी इतना मिकदार में है तो हमारे पाँव वगैरह ये सारी चीज़ें वो गीली की नहीं हो जाती। तो समझने की बात यह है कि 2 तरह के बादल होते हैं। अच्छा। एक तो नॉर्मल जिनको हम देख रहे होते हैं, दूसरा वो जिनके अंदर पानी मौजूद होता है, जो
बारिश का बाइस बनते हैं। ठीक है। अब आपकी हीट वेव की वजह से और बाकी तमाम तर जो मामलात हैं उनकी वजह से जो आपके नॉर्दर्न एरियाज़ हैं उनके ऊपर ये क्लाउड बर्स्ट इस बार बहुत ज़्यादा हुआ। और हमने देखा कि एक ही जगह पर अगर आप गिलास या किसी भी चीज़ के अंदर जो है वो नीचे कुछ पॉइंट्स के ऊपर जो है इसके सुराख करें ठीक है। और फिर पानी को अगर आप छोड़ेंगे तो आप देखेंगे कि वो ख़ास अरसे तक कोई भी इलाका जो है वो बेयर कर सकता है, क्योंकि पानी टपकों की सूरत में आ रहा है। बिल्कुल। और अगर आप डायरेक्टली सारे गिलास के नीचे का तलवई हटा देंगे और एकदम से जो पानी है वो नीचे जाएगा तो वो सारे का सारा निज़ाम को आपके डिस्टर्ब कर बिल्कुल देगा। और ऐसा यही ही है। कुछ हुआ। हम गुज़िश्ता 4-5 सालों से सैलाब को भुगत रहे हैं बिल्कुल। और ये सब कुछ हमारे इल्म में है कि सब कुछ क्लाइमेट चेंज की वजह से हुआ। हमने 2010 के बाद से अपने सर को जोड़ना शुरू किया, फिर उसके बाद देखा ग्लोबल लेवल पर जो है वो सर जुड़ गए कि हम क्लाइमेट चेंज से किस तरह से निमट सकते हैं। क्योंकि आपके सिर्फ इलाके का मसला नहीं है, यहाँ से कोई भी वेव उठती है तो वो जाकर आपके साथ वाले कंट्री को भी इफ़ेक्ट करती है और उससे साथ वाले कंट्री को भी जाके इफ़ेक्ट करती है। तो ऐसी सूरत हाल में जहाँ दुनिया ने अपनी बका की जंग लड़नी थी, वहाँ पर यह ज़रूरी था कि हम क्लाइमेट चेंज के लिए सीरियस हो जाएं। बिल्कुल। पूरी दुनिया ग्लोबल इसके ऊपर बैठ गई और सब ने इस पर बैठकर बात की कि हमें दरख्तों की तरफ जो है वो आना है। अब हमारे यहाँ क्या हो रहा है, पाकिस्तान में रूल्स मौजूद हैं लेकिन उन पे इम्प्लीमेंट उस तरह से मौजूद नहीं। उसके समरात ये हो रहे हैं कि अगर हाउसिंग सोसाइटीज़ की हम बात करते चलें तो गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज़ इतनी तेज़ी से हमारे यहाँ बढ़ी और हमने अपने बंजर ज़मीनों को छोड़ के ज़रख़ेज़ ज़मीन को इतनी तेज़ी के साथ बंजर किया कि हमारे पास जहाँ खुराक के वसाइल की कमी मौजूद हुई वहीं पे हमारे पास जो है वो एक मट्टी जो आपको नमी दे रही होती है, जो आपके टेम्परेचर को कंट्रोल कर रही होती है, आपने उसको भी कंक्रीट बना दिया। और जब वो कंक्रीट बनी, यकीनन हम तरक्की याफ्ता कौमों में थोड़ा सा आगे तो निकले लेकिन हम तनज़्ज़ुली की साइड पे थोड़ा सा ज़्यादा पीछे चले गए, क्योंकि हमारे यहाँ बाकी सिस्टम्स बेहतर नहीं है ना। क्योंकि हमारे यहाँ सिस्टम बेहतर ना होने की वजह से हम किसी वे में एक ऐसी जगह पे जा रहे हैं, शायद इस तरक्की के लिए जो है वो बाद में हम सर पकड़ के ना बैठ जाएं। आज भी अगर हम देखें तो मॉडर्न एरिया में हम जितना आगे जा रहे हैं, एक वक्त वो दूर नहीं कि हम दोबारा असल की तरफ जो है वो गामज़न होना शुरू हो जाएंगे और हम हो रहे हैं। जितने मॉडर्न लोग हैं वो रेस्टोरेंट्स का डिज़ाइन इस तरह कर रहे हैं कि यहाँ पर देहाती टच जो है वो नज़र आए, मट्टी के बर्तन जो हैं वो नज़र आए, उसके अंदर हम बैठ के खाएं और वो ज़्यादा इसके अंदर चलते हैं। तो यकीनन ये चीज़ तो है, साबित हो गई कि ये तमाम चीज़ें आपकी सेहत के लिए बेहतर हैं। आप जितना मॉडर्न हो रहे हैं उतना ज़्यादा इफ़ेक्ट आपकी। अच्छा, फिर आप हर चीज़ों को मॉडर्नाइज तो कर रहे हैं, आप कहते हैं हमने जी पाकिस्तान को जो है वो जापान या बाहर के ममालिक की तरह हमने बनाना है। लेकिन फिर आप अपने सेवरेज सिस्टम्स भी तो देखें ना, फिर आप अपनी सूरत हाल सड़कों की भी तो देखें ना, फिर आप गुर्बत पे भी तो सबसे पहले काम करें ना। सही है। जब तक ये तमाम मसाइल हल नहीं होंगे तब तक हम कैसे, खाली इमारतें बनाने से तो कभी भी कौमें कामयाब नहीं होती। आपके यहाँ देखिए कि एक शख्स जो अपना सर्वाइवल की जंग लड़कर फैमिली जिस तरह से उसको पढ़ाती है और पढ़ाने के बाद वो बच्चा जाकर किसी मास्टर लेवल या एमफिल, अब हमारे यहाँ तो पीएचडी के भी इतनी ज़्यादा लोग हैं कि वो उनके यहाँ एम्प्लॉयमेंट जो है वो आपके सामने सूरत हाल इख्तियार कर चुकी है कि मुलाजमत इस मुल्क के अंदर जो है वो नहीं है। अगर आप एक बच्चे को अच्छी तालीम दे रहे हैं और वो बरसरे रोज़गार नहीं हो रहा है कि तो ये लम्हा फ़िक्रिया है इस कौम के लिए भी और उन वालिदैन के लिए भी। तो ऐसी सूरत हाल में जब आप किसी नए बंदे को कायल कर रहे होते हैं कि आप अपने बच्चे को पढ़ाएं, तो वो सबसे पहले आपसे पूछते हैं कि आप खुद कितने तालीम याफ्ता, और जब आप उनको बताते हैं आई डन माई एमफिल, तो वो आपको बताता है कि आप कितना कमा लेते हैं। फिर आप जब बताते हैं तो आप शर्मिंदा होते हैं, उससे कहीं ज़्यादा उनका बच्चा कमा रहा होता है। तो यकीनन जहाँ पे हम तालीम को बढ़ाना चाह रहे हैं वहीं पर हमें इस मुल्क के अंदर ऐसी इंडस्ट्रीज़ लगाने की ज़रूरत है जो हमारे तालीम याफ्ता लोगों को बरसरे रोज़गार जो है वो कर सके। भी फिर हमें अपनी पॉलिसीज़ भी बेहतर बनाने की ज़रूरत है कि मुझे ऐसा लगता है कि हर यूनिवर्सिटी पे ये लॉ इम्प्लीमेंट हो जाना चाहिए कि आप बच्चे को 4 साल डिग्री में 2 साल के बाद आप उसको फील्ड में काम करवाना शुरू कर दें, आप 2 साल के बाद उसको इंटर्नशिप देना शुरू कर दें, तो आई थिंक ये मामला थोड़े से बेहतर हो जाएंगे। अच्छा, ब्रेक पर जाते हैं, हम ब्रेक के बाद वापस आएंगे और मज़ीद कुछ मौज़ूआत पे बात करेंगे। आप हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक व्यूवर्स। एक छोटी सी ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं। कुदरत न्याजी साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। अच्छा, मुझे बताइएगा कि मौजूदा पाकिस्तान की जो सियासत है आप उसको कैसे देखती हैं, सूरत हाल क्या है, किस नज़र से देखती हैं? देखिए, अभी इस वक्त तो जो सिचुएशन है सियासी, आप देखें कि बीच में अगर पिछले दिनों मतलब पिछले कुछ सालों में देखें तो उसकी वजह से पाकिस्तान को बहुत नुकसान हुआ है। बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है, पॉलिटिक्स आप करें, किसी भी पार्टी से आपका ताल्लुक हो, आपका हक है कि आप पॉलिटिक्स करें, लेकिन वो पॉलिटिक्स आप सियासत करती हैं वो सियासत ऐसी होनी चाहिए कि जिससे मुल्क को नुकसान ना हो, क्योंकि ये मुल्क है तो हम लोग हैं। अगर ये मुल्क ही नहीं है तो आप सियासत कहाँ करेंगे जाके? तो सबसे पहले तो ये चीज़ है। जहाँ तक अब इस वक्त सिचुएशन आप ये देखें, अब जो इस वक्त है तकरीबन सारी चीज़ें पहले की निस्बत बेहतर हो रही हैं। टाइम लगेगा, जो चीज़ें ख़राब हो गई हैं उनको सही करने में टाइम तो डेफिनेटली लगेगा। और जो हमारी पार्टी है और जो हमारी पार्टी के पास जो इख्तियारात हैं वो उसके हिसाब से अपना वो जो है हिस्सा डाल रही हैं और काम कर रही हैं उस पर। अच्छा, तो आप कैसे देखती हैं कि आवाम के मसाइल जो है वो किस हद तक सॉल्व होना शुरू हुए हैं या हल हो रहे हैं? देखिए, जहाँ तक बात है आवाम की, तो मैं एक पॉलिटिकल पार्टी में होने के बावजूद मैंने ये देखा हमेशा आवाम सफ़र करते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है, हर पार्टी आती है, वो अपना एक चीज़, अपना एक नज़रिया, एक चीज़ लेके आती है, उसको लागू करती है। उसमें सबसे ज़्यादा जो सफ़र करता है वो गरीब तबका करता है। अभी भी इस वक्त चाहे वो पीटीआई का दौर हो, नून लीग का हो, पीपल्स पार्टी का हो, तो वो उस लिहाज से सब ने सफ़र की है। और अभी भी इस महंगाई, हम नो डाउट के जो है ना वो महंगाई है वो अभी उस जैसे ख़त्म होनी चाहिए वैसे नहीं ख़त्म हुई, लेकिन बेहतर हो रहे हैं हालात। और उसमें सफ़र जो है वो इस बेहतरी के चक्कर में जब तक बेहतर होना शुरू होंगे या थोड़े से बेहतरी की तरफ आएंगे तब तक नस्लें गुजर जाएंगी। ये असल में पाकिस्तान में सिस्टम नहीं है। पाकिस्तान में कानून जैसे होता है, जैसे अमल दरामद करना चाहिए, वैसे कोई अमल नहीं करता उस पे। आपको क्या लगता है कि हमारे यहाँ आवाम के आपके नज़दीक ऐसे कौन से मसाइल हैं जिनको फौरी तौर पे हल होना ज़रूरी है? सबसे पहले तो आवाम के लिए जो है ना उनको रोज़गार ही देना चाहिए, ताकि वो 2 वक्त की बैठ के घर में रोटी खा सकें, उनके बच्चे पेट भर के खा सकें। ये सबसे हमारी पार्टी का भी यही है, मंशूर है कि जो है वो पाकिस्तान को खुशहाली और तरक्की देनी है, और जितने भी ये जो हैं लोग हैं उनको अपने पाँव पे खड़ा करना है। मतलब हमारी पार्टी का तो हमने तो अभी यही बनाया हुआ है। अब जब इसी पर काम करना है कि आवाम को रोज़गार दे सकें। बिल्कुल। अच्छा, आपने नोट किया होगा जब आप कभी ऐसा हुआ है कि आप कुछ ऐसे लोगों में बैठी हों जिनको पता ना हो कि आप किसी सियासी जमात से आपका ताल्लुक़ है और आप उनके बीच बैठी हों और आपने कभी उनसे सुना हो कि वो सियासत से किस कदर चिढ़ गए हैं और हमारी सियासी पार्टियों से किस कदर मायूस हैं वो? इस वक्त तो अगर सच पूछें तो मैं आपको बताऊं, सब लोग फेड अप हैं, इस सियासत से तंग आए हुए हैं। क्योंकि ये जो आपस के झगड़े हैं ना, इसने ना सिर्फ इस मुल्क को नुकसान दिया बल्कि उसमें वही बेचारे गरीब पिसते हैं। क्योंकि महंगाई हो तो जो उनकी कुव्वत ख़रीद है उससे बहुत ज़्यादा, वो अगर चीज़ महंगी हो तो वो बेचारे किस तरह ख़रीदेंगे? तो वो इस वक्त वो पीटीआई हो, नून लीग हो, पीपल्स पार्टी हो, कोई भी पार्टी हो, लोग वैसे अब जो है वो सख्त तंग आए हुए हैं। वो तो अभी नाम भी नहीं सुनते। ऐसे ही। तो आपको क्या लगता है कि आवाम की मायूसी की वजह क्या है? क्यों मायूस है आवाम हमारी इन सियासी पार्टियों से, इन सियासी जमातों से, इन सियासी नुमाइंदों से, इनकी सियासत से? उसकी एक ही वजह है ना, देखिए जो उनके अवाम के मसाइल हैं उन पर तवज्जो नहीं दी जाती, जिनको हल करना चाहिए उनको हल नहीं किया जाता और आपस में लड़ाइयाँ शुरू कर दी जाती हैं। तो आपस में लड़ना बंद करें और अवाम के मसाइल हल करें। हाँ, ये भी है। जब तक हम खुद मुत्तहिद नहीं होंगे तब तक हम आवाम को कैसे साथ लेके चल सकते हैं? देखिए, वो सारा तो टाइम इनका आपस की लड़ाइयों में गुजर जाता है, तो अवाम के लिए क्या करते हैं, किस टाइम सोचते हैं? हाँ नहीं, आवाम के लिए जब आपको देखिए बनाया भी तो आवाम ने है ना, आपको लीडरशिप भी तो आवाम ने दी है। अगर आवाम आप पे इतना भरोसा करती है, चाहे वो नून लीग हो, पीपल्स पार्टी हो या कोई भी पार्टी हो, सियासी जमात हो, उस पर अगर आवाम यकीन करती है तो उनका फ़र्ज़ है कि जो भी काम हो वो आवाम की बेहतरी के लिए किया जा सके। अच्छा, आप क्या समझती हैं कि नई जमातें जितनी भी आई हैं सियासत में, तो उनके लिए क्या अपनी जगह बनाना आसान था? क्योंकि हमारी ये जो सियासी पार्टियां हैं, कुछ चंद 1, 2 से 3, वो सदियों से, सालों से चलती आ रही हैं।
और क्या वो वहाँ पे कुछ गैप या स्पेस थी जिनको फुलफिल किया है नई पार्टियों ने आके? अच्छा, सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बताऊं, जैसे आप कहती हैं ना कि सियासी पार्टियों का मतलब नून लीग और ये थी और इनके होते हुए कोई और पार्टी है उसको बड़ी मुश्किल होती है। हमें जहां हम लोगों के मसाइल की बात करते हैं वहाँ एक और भी बहुत बड़ा मसला है। जो हमारे लोग हैं वो अपने इलाके के उस नुमाइंदे को तो नहीं चुनेंगे जो उनके मसाइल हल कर रहा होगा, पूरे साल उनके लिए भागता है, वो करता है, लेकिन अगर उसके सामने एक बड़ा नाम आ जाएगा वो जाके उसको वोट दे देंगे। तो किसका कसूर हुआ? उस जो मसाइल हल अगर उसको थोड़ा सा चांस दें वो ज़्यादा अच्छे तरीके से काम करेगा, कर लेगा। ना कि वो बड़े नाम वाला जो कभी कभी आपके इलाके में आता है। हाँ, वो भी अच्छा, ये तो एक कुदरत का निज़ाम भी है कि जब आप किसी छोटे बंदे को आप देते हैं कोई भी अथॉरिटी, तो वो कोशिश करता है कि मैं बेहतर परफॉर्म कर सकूं, मैं आवाम का ट्रस्ट एक दफ़ा गेन कर सकूं। ये एक नेचुरल प्रोसेस है। चलिए प्रोग्राम को मज़ीद आगे बढ़ाएंगे, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक व्यूवर्स। एक शॉर्ट ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं और हम बात कर रहे थे सियासत की और सियासी पार्टियों की। तो मैं ये जानना चाह रही थी, हमें भी क्यूरियोसिटी होती है कि वो पार्टियां जो काफ़ी अरसे से काम कर रही हैं इस मुल्क के लिए, तो क्या जब नई सियासी पार्टियां आती हैं, सियासी जमातें आती हैं, तो उनके लिए जगह बनाना आसान होता है या मुश्किल होता है? मुश्किल होता है डेफिनेटली, हम लोगों के लिए भी बहुत मुश्किल है। हमने कुछ जगह बनाई है, कुछ बना रहे हैं, लगे हुए हैं स्ट्रगल में। और सबसे पहले तो हमने जो सबसे मुश्किल काम है कि ख़वातीन को इधर हमारी पार्टी में लाना। लेकिन चूँकि मैं नॉर्थ पंजाब की प्रेसिडेंट हूँ तो मैंने मतलब अभी मैंने वहाँ पे अपना काम शुरू किया हुआ है। और पिंडी, रावलपिंडी हो गया, खुशाब हो गया, मियाँ वाली हो गया, उधर से मतलब मैंने अपनी क्योंकि मेरे अंडर टोटल 8 to 9 जो हैं वो सिटीज़ आते हैं। तो उनमें से मैंने तकरीबन कोई हाफ़ मैंने कर ली है, हाफ़ जो है वो मैंने करना। लेकिन वहाँ पे जगह बनाना इसलिए मुश्किल है क्योंकि एक नई पार्टी है। आवाम पहले आपको पता है पॉलिटिक्स से बहुत फेडअप हुई हुई है, फिर वो ट्रस्ट उसको करते हैं जो पहले से मौजूदा सियासी पार्टी बिल्कुल होती हैं। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि हमारे जो प्रेसिडेंट हैं वो अब्दुल अलीम खान हैं और उनके पास जो वजारत है, जब जिन दिनों अभी ये फ्लड आया है तो सबसे पहले उन्होंने जिन इलाकों में रोड्स ख़राब हुए उन्होंने फौरी वहाँ पे ऑर्डर्स किए, इधर वो रोड्स ख़राब हुए साथ ही साथ उन्होंने क्लियर करवाया। यानी कि उन्होंने जो हमारी ज़रूरत थी उस वक्त की, हाँ उसको उसको उन्होंने पूरा किया, क्योंकि जो चीज़ें हमारे बस में थी वो हमने की हैं। हम कोई बहुत बड़ी मतलब इस वक्त हमारे पास नेशनल में असम्बली में 4 सीट्स हैं, तो उस हिसाब से जो हमारे पास है या जो हम कर सकते हैं उस लिहाज से हम मतलब बहुत बेहतर कर रही हैं। आप खुद देखें ना, रोड्स बंद हो वरना तो इतने अरसे तक वो बंद हो रहे थे। ये वाला काम तो फर्स्ट टाइम जो है ना अलीम खान साहब ने किया है कि इधर जैसे ही वो रोड बंद होता है वहाँ पे वो पानी नीचे उतर फ़ौरन रोड क्लियर कर दिया। अच्छा, तो आप कुदरत साहिबा, आपको क्या लगता है कि अवामी मसाइल को सियासी तरजीहात से आगे या ऊपर ज़्यादा वैल्यू दी जाती है या नहीं? देखिए, जो मैं बता रही हूँ ना, अवामी मसाइल को तो मोस्टली मैं अगर मैं आपको सच बताऊँ तो अभी तक जिस तरह हमें पॉलिटिकल पार्टीज़ को मसाइल उनके हल करने चाहिए वो हम नहीं करते। क्योंकि अगर हम उस तरह हल करते, चलो हम 50% ना करते, 30% ही उनको कर लेते तो लोग खुश नज़र आते। तो उस तरह से वैल्यू नहीं दी जाती, नहीं होते हल उस तरह के, क्योंकि पाकिस्तान के मसाइल ही इतने बढ़ चुके हैं। मसाइल बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। अच्छा जी, कॉलर लाइन पे एक हमारे साथ कॉल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम, अली से मुनव्वर। वालेकुम अस्सलाम। मैं खुशामदीद कहता हूँ मोहतरमा कुदरत नियाज़ी साहब से। और हमें खुशी है कि हमारे ये ट्राइब से मुझे ये नहीं पता किस सिटी से बिलोंग कर रहे हैं वो, लेकिन हमारी ज़की आपा माशाल्लाह 7वीं मरतबा बनी है, वो तो मुस्लिम लीग में हैं और मिनिस्टर्स भी गई हैं और काफ़ी उन्हें बड़े डेवलपमेंट काम किए हैं, स्पेशली जलपाना सरगोदा में ईसा खैल के लिए। तो मैं ये चाहूँगा कि हमारा जो कल्चर है ईसा खैल मियाँ वाली का, और इसमें पर्दे का बहुत ट्रेंड है, तो क्यों ना ये हमारी जो विमेंस विंग है और ये जितनी भी है ये कोशिश करें कि लेडीज के लिए एक मॉल हो जिसमें वो उनकी सेल और परचेज तमाम लेडीज, एक तो उनको जॉब मिलेगी, वो एक छत के नीचे सब चीजें अवेलेबल हो, क्योंकि बाजारों में हमारा कल्चर ऐसा नहीं और आजकल का माहौल भी ऐसा कुछ हो रहा है कि सिक्योरिटी इश्यूज भी होते हैं थोड़ा सा।
ठीक है। तो कुरैशी इनके पास तजावीज़ हैं जो तहसील हेडक्वार्टर सतह पे, जैसे हमारा इसे कह है, वहाँ पे ऐसी सजेशंस हो जिसमें एक तो ख्वातीन को जॉब मिलेगी, एक उनको अपना बिजनेस के लिए या परचेज करने के लिए एवरीथिंग अवेलेबल इन वन रूफ पोस्ट। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। अच्छा जी, सवाल उनका काफ़ी हद तक अच्छा है, मुझे बड़ी पसंद आई उनकी बात कि उन्होंने कहा मियाँ वाली में पर्दे का बड़ा ट्रेंड भी है और लोग फॉलो भी करते हैं वहाँ पे। बहुत तो फॉलो करते हैं। उन्होंने, ये उनका सवाल था आपसे कि आप कुछ ऐसे इनिशिएटिव्स लें जहाँ पे एक ऐसी ख़रीदारी की जगह हो, मॉल हो या कुछ भी, कोई ऐसी जगह होनी चाहिए जहाँ अंडर वन रूफ ख़वातीन को तमाम चीज़ें मिल सकें और वहाँ पे यह है कि फिर ख़वातीन ही सेल्स एंड परचेज़ का काम कर रही हों। एक तो उनके लिए फिर ये होगा कि जॉब के मौके भी बढ़ जाएंगे और फिर दूसरा ये होगा कि ख़वातीन को जगह जगह जाना नहीं पड़ेगा क्योंकि प्राइवेसी इशूज़, सिक्योरिटी इशूज़ और बहुत सारे मसाइल होते हैं। मेरा खुद जो ताल्लुक़ है बेसिकली मैं ईसा खेल से हूँ। अच्छा। हाँ, मैं ईसा खेल से हूँ और ये जो बात कह रहे हैं वहाँ डेफिनेटली बिल्कुल मैं इनसे एग्री करती हूँ क्योंकि पर्दा वहाँ पे ख़वातीन के लिए फ़र्स्ट प्रायोरिटी है। अच्छा। क्योंकि जब मैं भी वहाँ जाती हूँ तो मुझे भी उसी हिसाब से वो रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। अब जो ख़वातीन के लिए जो उन्होंने सजेशन दी ये बहुत अच्छी है और अगर कभी मुझे अल्लाह ने मौका दिया तो मैं डेफ़िनेटली अपने इलाके की औरतों के लिए ये ज़रूर करूँगी कि उनको एक ऐसी मार्केट वहाँ पे मुहैया कर दी जाए जिसमें सिर्फ ख़वातीन हो, किसी और को जाने की परमिशन ना हो। सेल परचेज़ का काम भी खातून करे और इनसे तो मैं यही कह सकती हूँ कि अगर अल्लाह ने कभी मुझे मौका दिया तो इंशाल्लाह मेरा बेशक कॉन्टैक्ट नंबर रख लें आप, मैं ये काम करूँगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। चलें जी, उम्मीद पर जो है वो दुनिया कायम होती है और हमें भी दे हैं। वसीम, मुझे बताइएगा कि थिएटर्स की इस वक्त सूरत हाल जो है वो क्या है, क्योंकि अज़मा बुखारी साहिबा ने जो भी SOP सेट किए और उन्होंने थिएटर्स के हवाले से बड़े स्ट्रिक्ट एक्शंस लिए जो कि बहुत अरसा पहले ले लेने चाहिए थे लेकिन अब लिए जा रहे हैं। तो अब एक तो मुझे बड़ी खुशी भी है कि थिएटर्स के हवाले से बड़ा ये स्ट्रिक्ट एक्शन हुआ है और हमारी कम्युनिटी को इन तमाम गाइडलाइंस की ज़रूरत थी जो उन्होंने प्रोवाइड की है। हमारे माशरे पे बड़ा एक नेगेटिव इम्पैक्ट जा रहा था। अच्छा, हमारे माशरे पे तो जा रहा था, आप इंटरनेशनली देख लें, वर्ल्ड वाइड देख लें, पाकिस्तान का एक बड़ा नेगेटिव इमेज पोर्ट्रे किया जा रहा था थिएटर्स के थ्रू। हालांकि थिएटर्स में हमारे बड़े कारआमद, बड़े आप समझ लें टैलेंटेड और कैपेबल जो लोग हैं ना वो बैठे हुए हैं वहाँ पे जो परफॉर्म कर रहे हैं। तो क्या उन SOPs पर अभी भी अमल हो रहा है जो अज़मा बुखारी साहबा ने जितनी भी पॉलिसीज़ बनाई हैं और उन पे इम्प्लीमेंटेशन की क्या सूरत हाल है इस वक्त? अगर हम थोड़ा सा पीछे चलते हैं, संस्कृत में जब थिएटर का आगाज़ हुआ था पाकिस्तान में, बल्कि बर्रे सग़ीर में जब थिएटर का आगाज़ हुआ था तो उस वक्त इसको कम्युनिकेशन टूल के लिए यूज़ किया गया। बिल्कुल। आप कोई आगाही, कोई मैसेज, कोई सेमिनार, कुछ भी इस तरह से अवेयरनेस के लिए लोगों का कोई पैगाम जो है वो रसानी के लिए ज़रिए के तौर पर आपने थिएटर को इस्तेमाल किया और उसको इम्प्लीमेंट भी किया। इससे कबल अगर हम थोड़ा सा पीछे चले जाएं तो शेक्सपियर के ज़माने में भी थिएटर बड़ा साफ़ सुथरा था। अब इम्तियाज़ ताज का ज़माना आता है उसके बाद और फिर पाकिस्तान के बड़े नाम जो हैं वो आते हैं, उस टाइम तक भी थिएटर बेहतर रहा। थिएटर की ख़राबी 2005 से 2015 के दरमियान में जो है वो शुरू हुई। उस दौर के अंदर पाकिस्तान में कुछ चेंजिंग इस तरह से आ रही थी जिसकी बेस के ऊपर थिएटर के ऊपर जो चेक एंड बैलेंस है वो सही तरह से नहीं हो सका। हमने देखा कि थिएटर में ज़ुबानी जुमलों का इस्तेमाल वहाँ से बढ़ा, गैर इखलाकी हरकत वहाँ से बढ़ी और बढ़ती बढ़ती वो तक़वियत ऐसी इख्तियार कर चुकी थी कि थिएटर में मुझे आप जैसा कोई बंदा अब मौजूद नहीं होता। अब वहाँ पर एक ही माइंडसेट के लोग मौजूद होते हैं। ऐसे ही है। आप चाह के भी उस मेथडोलॉजी को चेंज नहीं कर सकते। लेकिन एक बहुत अहम स्टेप जो इस वक्त उठाया है अज़मा बुखारी साहिबा ने, वो यकीनन काफ़ी उनको प्रेशर का सामना जो है वो भी करना पड़ता हुआ, क्योंकि थिएटर जो है ये कम्युनिटी जो है वो मूव करती है एक ऐसी ख़ास स्पेसिफ़िक लोगों के दरमियान जिनको छेड़ना या जिनके ऊपर बात करना जो है वो बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये लोग पढ़े लिखे नहीं होते और इसके अलावा अगर हम बात करते चले बाकी चीज़ों के जज्बाती भी बहुत ज़्यादा होते हैं और इनके यहाँ जो ख़वातीन होती हैं उनको हम ख़वातीन कंसीडर नहीं कर सकते क्योंकि वो इतनी बोल्ड होती हैं। वो इतनी, क्योंकि ज़ाहिरी बात है एक ख़ातून जिसको देखने के लिए तकरीबन एक हॉल में 2000 बंदा है और वो 2000 बंदे के सामने जो है वो
परफॉर्म कर रही है और ऐसा परफॉर्म कर रही है जो कि एक नॉर्मल खातून नहीं परफॉर्म नहीं कर कर सकती, सकती। तो उसमें कॉन्फिडेंस लेवल और उसकी चीज़ें जो हैं वो बाकी आम खातून अच्छा, से फिर वो डिफरेंट होंगी। थिएटर, ये भी बात बिल्कुल आपकी सही है, फिर वो ख़वातीन को जो परफॉर्मर्स होती हैं उनको एज अ टूल इस्तेमाल किया जाता है जस्ट ऐसे ही है, गवर्नमेंट के सामने भी और हर जगह। हर जगह पे उनको इस बात का इदराक होता है। हम्म, अच्छा, अब थिएटर 1876 में, आप ये देखिए हम 2025 में जी रहे हैं और 1876 के अंदर एक कानून बनाया गया था थिएटर्स के हवाले से सब कॉन्टिनेंट में। ठीक है। वो कानून आज तक थिएटर पे चल रहा है। मतलब 1876 बनने के बाद दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई। पाकिस्तान अलहदा हो गया, पाकिस्तान के रूल्स अलहदा हुए, चीज़ें हुई, लेकिन वो कानून अभी तक तरमीम नहीं हुआ। 1876 का कानून आज तक थिएटर के ऊपर लागू है। अब इस कानून के अंदर जब तक इम्प्लीमेंट नहीं होगा, जब तक चेंजिंग नहीं होगी, थिएटर बेहतर नहीं हो वो सकता। जिसके कानून लिए क्या है? उस कानून के तहत अगर हम बात करते चले 1876 की, तो उस रूल्स के अंदर जो है इम्प्लीमेंट तो वो भी नहीं हो रहा। उसके अंदर भी यही कहा गया था कि जो अदाकाराएँ हैं उनकी हदूद क्या होंगी, इसी तरीके से जो परफॉर्मिंग जो आर्ट है उसके अंदर कॉस्ट्यूम क्या इस्तेमाल होंगे। अच्छा, वो सारी सिचुएशन लिमिट सेट कर दी वो गई थी। लिमिट्स 1876 में सेट कर दी गई अच्छा। थी। इम्प्लीमेंट उसके ऊपर जो है वो आज आज तक तक नहीं ना हो हो सका। सका। अब ये कहा जा रहा है कि हम उस कानून को मौजूदा दौर के मुताबिक जो है वो तब्दील करना Modify कर रहे हैं। तब्दील करना चाह रहे हैं। अब जो नया कुछ कवानीन जो हैं वो वज़ा किए गए हैं, उसके मुताबिक थिएटर में जो गाना परफॉर्म किया जाएगा वो सिचुएशन के मुताबिक होगा। मिसाल के तौर पर एक कहानी चलती आ रही है और उस कहानी से अगर वो मैच करता है तो वो फिर जो है वो गाना परफॉर्म किया जाएगा। दूसरी अगर हम बात करते चलें तो गाने की 5 की जो है वो इजाज़त है। 5 से ज़्यादा गाने आप परफॉर्म नहीं कर सकते, क्योंकि मोस्टली लोग जो है वो थिएटर में सिर्फ डांस और आर्ट परफॉर्मेंस जो है वो देखने के लिए आते हैं। तीसरा, कॉस्ट्यूम डिज़ाइनिंग जो है उसके ऊपर काम किया गया कि कोई भी ख़वातीन जो है वो खातून जो थिएटर में काम करती है ऐसा लिबास जो है वो नहीं पहनेगी जिसमें जिस्मानी कोई साख्त जो है वो नुमाइश हो नुमाया सके। हो। इसी तरीके से जो डायलॉग्स हैं फ़नकारों के, उसके ऊपर भी काम किया जा रहा है कि आप ज़ुबानी जो जुमले हैं उसका इस्तेमाल नहीं नहीं कर सकते। करेंगे। और बाकी अगर हम रूल्स की बात करते चलें तो रात अच्छा, 1 बाकी बजे हम के बाद रूल्स भी जानेंगे थिएटर आपसे। ये आपने जो हमें बताया ये 1876 का लॉ और रूल था जो कि इम्प्लीमेंट अभी तक नहीं हो हुआ सका। था, बिल्कुल। अच्छा, चलें जी, बाकी रूल्स एंड लॉज भी जानेंगे कि उज़्मा बुखारी साहिबा ने कौन से SOPs जो हैं वो लागू किए हैं और उन पर कितना अमल दरामद हो रहा है। लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक व्यूवर्स। एक शॉर्ट ब्रेक के बाद वापस आ गए हैं। अच्छा वसीम, हमारे पास वक्त थोड़ा सा कम है तो आपने ज़रा इसको जल्दी शॉर्टली वाइंड अप करना है। बिल्कुल। एक पॉइंट जो इसके अंदर सबसे ख़ास जो है वो इम्प्लीमेंट किया गया है वो ये है कि पहले सेंसर बोर्ड बैठ के थिएटर की मॉनिटरिंग करता था। थिएटर के परफॉर्म होने से पहले बैठता था बोर्ड और वो ये फैसला करता था आया ये ड्रामा चलने के काबिल है या नहीं। तो उसमें अमूमी तौर पर जो है वो DC ऑफिस के मुलाजमीन और बाकी सारे लोग जो है वो होते थे जो कि नहीं होने चाहिए। एक जो नया रूल अब वज़ा किया गया है उसमें ये है कि थिएटर की मॉनिटरिंग के लिए सिर्फ सेंसर बोर्ड में वही शख्स बैठ सकता है जो 17 ग्रेड का ऑफिसर हो। अच्छा, मतलब 17 ग्रेड का जो ऑफिसर है ये अब अमेंडमेंट हुई है। अब अमेंडमेंट हुई है। ठीक है। 17 ग्रेड का ऑफिसर जो बैठ के चीज़ को नोट कर सकता है, जो चीज़ पॉइंट आउट कर सकता है, वो एक नॉर्मल बंदा जो है वो ग्रेड 4 का मुलाजिम नहीं कर सकता। इसलिए आर्ट्स काउंसिल जो है वो अपने 17 ग्रेड का एक नुमाइंदा भेजेगी, उसमें असिस्टेंट डायरेक्टर हो या डायरेक्टर हो। इसी तरीके से DC ऑफिस से एक जो है वो 17 ग्रेड का मुलाजिम आएगा, चाहे वो AC हो या ADCG हो। इसी तरीके से तीसरा जो है जिसको आर्ट्स काउंसिल अदब से रिलेटेड कोई बंदा हो जो समझता हो थिएटर को या डायरेक्टर रहा हो साबिक, अदब से जुड़ा हुआ कोई शख्स, वो तीनों बैठकर जो है वो शहर के तमाम थिएटरों की मॉनिटरिंग करेंगे कि आया इस ड्रामे को परफॉर्म करने देना या नहीं। सेंसर बोर्ड में ये 3 लोग होंगे। अगर ये 3 लोग जो है वो कह देते हैं ठीक है ये ड्रामा रूल्स के मुताबिक है तो वही ड्रामा परफॉर्म। ठीक है, तो क्या हो रहा है ऐसा? ये इस जुमे से स्टार्ट जो है वो हुआ है। हमने देखा कि ग्रेड 17 के जो ऑफिसर्स हैं वो हमें दिखाई तो दिए, लेकिन अभी तक एक चीज़ की कमी है वो ये कि अदब का कोई बंदा जो है वो वहाँ मौजूद नहीं था। अदब का बंदा भी। और मुझे ये भी बताइएगा कि वहाँ पे जो परफॉर्मेंस की जा रही हैं
क्या उनमें किसी हद तक बेहतरी हुई है? बहुत बेहतरी आ रही है अब किसी और ज़माने में उनके हम कॉस्ट्यूम्स वगैरह? अब किसी हद तक जो है वो चेंजिंग जो है वो हम देख रहे हैं। इवन दो कि आप हाफ स्लीव जो है वो ख़वातीन वो भी नहीं पहन सकती जो नए चलें, रूल्स ये के तो बहुत मुताबिक। अच्छी बात है। और जो कॉस्ट्यूम है खसूसी तौर पर उस पर देखिए तवज्जो ये दी जा तो रही है। हमारा कल्चर हमने दिखाना है ना। बिल्कुल थिएटर के ज़रिए हम अपने कल्चर को प्रमोट करते हैं और हमने वर्ल्ड वाइड और इंटरनेशनली हमने दिखाना है कि ये हमारा कल्चर है। बिल्कुल तो ऐसी है। क्या हम सबको ये सोचने की ज़रूरत है, जो लोग देखने भी जाते हैं और जो लोग परफॉर्म भी करते हैं, कि क्या ये हमारा कल्चर था जो आज लोगों को दिखाया जा रहा है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि अब किसी हद तक बेहतरी ला रहे हैं। वरना इससे पहले की बात करते चले तो वो एक शॉर्ट टर्म्स जो हैं वो ख़वातीन इस्तेमाल कर रही थी अपने आप को पॉपुलर करने के लिए। और उसमें कोई अदाकाराएँ जो हैं वो ख़ास जिस तरीके से हम देखते हैं कि टीवी के अंदर या बाकी स्क्रीन्स के अंदर जो अदाकाराएँ होती हैं वो उन सब से डिफरेंट और मुख्तलिफ हटके हैं। थी। ऐसे ही। अच्छा कुदरत न्याज़ी साहिबा, मुझे ये बताइएगा कि पाकिस्तान की सियासत में आपको क्या लगता है कि ख़वातीन का कितना इम्पोर्टेंट रोल है? देखिए, पाकिस्तान क्या पूरी दुनिया में ख़वातीन हैं तो काम चल सकता है, क्योंकि पाकिस्तान की आई थिंक 50% पॉपुलेशन जो है वो हमारी वुमेन की है। तो जब बिल्कुल। 50% काम नहीं करेंगी तो मुल्क कैसे चलेगा? तो मैं अपनी ख़वातीन से बल्कि ये भी कहूँगी कि आएँ और वो अपनी मुल्क की सियासत में जो है वो हिस्सा लें, लेकिन पॉजिटिव सियासत में हिस्सा लें, उसमें लें जिसमें मुल्क का फ़ायदा और हो मुल्क की बेहतरी हो और सके मुल्क की उसमें। बेहतरी हो। क्योंकि आप लोगों के लिए बहुत जगह है इसमें। आप अपने मुल्क के लिए बहुत अच्छा कर सकते हैं। ना सिर्फ आपका जो है मुल्क का नाम रोशन होगा, आपका नाम रोशन होगा, आपके ख़ानदान का नाम रोशन होगा, क्योंकि वो कहेंगे कि जी ये खातून आई है और उसने अपने मुल्क के लिए अच्छा किया, अपनी फैमिली के लिए अच्छा किया है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो फिर आप जिस इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं, आप जब उन इलाके के लोगों के लिए इतनी से भी एफर्ट करते हैं ना, तो वो आपको आंखों पे बिठा लेते हैं। बिल्कुल, तो आप इसलिए आएँ और पॉलिटिक्स में आप हिस्सा लें, लेकिन मैं फिर वही कहूँगी कि आप पॉजिटिव सियासत में आएँ, क्योंकि पॉजिटिव सियासत बड़ी अहम जो है वही हमारे मुल्क के लिए अच्छी है, ऐसे ही। आपके अपने बल्कि यूँ कि आपकी सेहत के लिए अच्छी है। अच्छा। ठीक है ना? हम तो कह सकते हैं कि आजकल मेंटल हेल्थ के जो इश्यूज चल रहे हैं ना, आपके अपने लिए भी बहुत बेहतर है। क्योंकि मैंने अभी जैसे मैंने बताया ना, मैंने इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी ज्वाइन की है, तो यहाँ जो सबसे अच्छी चीज़ है, यहाँ मतलब हम ज़हनी अपने सुकून है। नहीं, हम यहाँ पे जो जो ज़हनी सुकून, हाँ डेफिनेटली इसे ज़हनी सुकून ही कह सकते हैं, इसलिए कि मैं अपने मुल्क से बहुत मोहब्बत करती हूँ। अपने मुल्क से, अपने मुल्क की आर्मी से मुझे बहुत ज़्यादा मोहब्बत है। अब लोग मुझे जैसे मर्ज़ी वो कहें, मुझे इससे कोई असर नहीं पड़ता, लेकिन मैं सोचती हूँ कि ये मुल्क है तो ये मेरी सियासत भी नहीं जी, होगी, बिल्कुल ऐसा ही है। सब चीज़ भी होगा। तो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी जो है वो मुहिब्बे वतन लोगों की ये पार्टी है, जो अपने मुल्क से मोहब्बत करेंगे उनके लिए यहाँ पे बहुत जगह है। और उसमें ख़वातीन हो, मर्द हों, बहुत सारे और बहुत लोग हमें ज्वाइन कर रहे हैं। मुझे अच्छा, तो नौजवान नस्ल हमें बड़ी एक्टिव नज़र आती है इन तमाम चीज़ों में, तो आपकी पार्टी उनके लिए ऐसे कौन से मौके दे रही है कि नौजवान नस्ल को हम ला सकें यहाँ? देखिए, हमने इसमें अपना पार्टी में यूथ विंग बनाया हुआ है और हमने नॉमिनेट किए हुए लोग, और वो अपने जो यूथ है अपने उस हिसाब से अपने इलाके में वो जो है वो काम करती है। अच्छा, ज़बरदस्त। वसीम, आपका इस पे क्या ख़्याल है कि ख़वातीन को सियासत में आना चाहिए? बिल्कुल आना चाहिए ख़वातीन, क्योंकि जो कॉन्सेप्ट जो चीज़ें खातून सोच सकती है वो मर्द नहीं सोच सकता। कहाँ कहाँ पे खातून को प्रॉब्लम आ रही है इस मुल्क के अंदर, जिस जिस जगह पर, तो वो बेहतर तरीके से अपनी राय भी दे सकती है और उनको बेहतर बनाने के लिए अपना किरदार भी अदा कर सकती है। और हमने देखा है कि जब से खातून जो हैं वो माशरे में निकली हैं, हमने माशरे में जो है वो भला ही महसूस किया है। और काफ़ी हद तक जो खातून हैं वो स्ट्रॉन्ग हुई हैं और मर्द भी किसी हद तक जो है वो इंडिपेंडेंट हुए, वरना सारी जिम्मेदारी मर्द के ऊपर थी खातून को पालने की। अच्छा वसीम, जहाँ ऐसे मर्द हजरात भी बैठे हैं कि वो इस चीज़ को अप्रिशिएट करते हैं, आप खुद भी अप्रिशिएट कर रहे बिल्कुल हैं, ऐसे ही है। वहाँ पर ऐसे मर्द भी हैं हमारे मुआशरे में जो समझते हैं कि मुआशरे के बिगाड़ की वजह ही औरत है। नहीं, बिल्कुल इसमें मैं इससे बिल्कुल भी इत्तेफाक नहीं करता, क्योंकि खातून तो बल्कि आपको यूँ समझ लीजिए कि आपका हाथ बटा रही होती है। और इस जिस महंगाई के दौर में हम सरवाइव कर रहे हैं और जो चीज़ें हम लोग फेस कर रहे हैं, तो ऐसे में अगर खातून आपके साथ जो है वो हाथ बटाना शुरू कर दे तो आपका घर जो है वो बहुत अच्छा चल सकता है। तो बिल्कुल ऐसी ऐसे ही है। सूरत हाल में मैं ये समझता हूँ कि ख़वातीन अगर इस तरह की आपके पास दस्तयाब हैं कि जो आपके साथ जो है वो मिल के काम करना चाहती हैं,
तो आपकी ज़िंदगी बड़ी सहल हो जाएगी। हाँ लेकिन बिल्कुल ऐसा ही घराने है, भी वही खुश होंगे जहाँ पे मियाँ बीवी दोनों काम करेंगे। दोनों दोनों काम काम करेंगे। करेंगे, हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। ये हकीकत है। यानी अब आप शादी करेंगे तो आप उन खातून से करेंगे जो काम करने वाली होंगी, जो वर्किंग वुमेन होगी, ऐसा जी कह बिल्कुल, सकते मैंने हैं। मम्मा जी को यही कहा। अभी सर चौक चल रहा है कि कहाँ होने हैं, लेकिन मेरी यही, उन्होंने मुझे मुझसे पूछा यानी तो मैंने कहा हम ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि आपकी शादी होने वाली है। हाँ बिल्कुल होने वाली है, लेकिन अभी सिलेक्शन जो है वो चल रही है और मैंने उनको यही कहा है कि किसी ऐसी खातून का इंतखाब सिलेक्शन कीजिएगा। आपकी तरफ से है या आपके? नहीं नहीं, obviously। मेरी वालदा ही करेंगी, लेकिन मैंने उनको यही कहा है। अच्छा, उन्होंने ये मुझसे एक बड़ा पूछा ज़रूर मसला है, है। पूछा मुझसे ज़रूर है कि आप हमें बता दें कि आपको किस तरह अगर कोई के, पसंद है तो बता दें, वरना हम खुद ढूंढ लेते वो हैं। मैंने उनको बताया था, वो उनको समझ नहीं आई तो चलें जी, ठीक है। बहुत शुक्रिया वसीम, आपने हमें ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच कुदरत न्याज़ी साहिबा फॉर ज्वाइनिंग अस, और हमें बड़ा अच्छा लगा आपके साथ शो करके। थैंक यू वेरी मच। ब्रेक के बाद वापस आएंगे नए मेहमानों के साथ, आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक व्यूवर्स। एक शॉर्ट ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं, और मेहमानों का तारुफ करवाने से पहले आपको एक ज़बरदस्त सी बात बताती चलूं कि आपको पता है हम हमेशा नए टैलेंट को प्रमोट करते हैं, और हमारी कोशिश होती है कि हम टैलेंटेड लोगों को यहाँ बुलाएं भी, ख़ास तौर पे ख़वातीन हों या वो मर्द हों जिन्होंने भी हमारे पाकिस्तान के लिए, मुल्क के लिए कोई भी काम किया हो और अपने इवन वालदैन का नाम भी रोशन किया हो, और वो हमारे लिए प्राउड मोमेंट की बात होती है कि हम उनको बुलाते हैं और यहाँ पे उनके साथ उनकी जर्नी भी डिस्कस करते हैं। आपको पता है कि रिसेंटली 9th क्लास का रिज़ल्ट जो है वो आया है, और काफ़ी लोग इसमें खुश भी हैं, बहुत लोग हमें परेशान भी नज़र आते हैं, लेकिन परेशान होने वालों को मैं यही कहूँगी कि आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना, और मेहनत का जो है वो दामन बिल्कुल नहीं छोड़ना। आपने मेहनत करते रहना है, हार्ड वर्क करते रहना है। कभी भी मेहनत जो होती है वो रायगान नहीं जाती, आपको किसी ना किसी ज़िंदगी के हिस्से में वो मिल जाता है उसका फल। तो जी हमारा एक सेगमेंट है, हमारे साथ सुहेरा हैं, वो हमें बताएंगी कि हमारे मुल्तान बोर्ड में खतीजा नाम की जो बच्ची है उसने फ़र्स्ट पोजीशन हासिल की है। प्राउड मोमेंट है हमारे लिए, आप सब के लिए, बहिस्सत कौम भी हमारे लिए फ़ख्र की बात है कि उसने हमारा नाम भी रोशन किया है, और अपने वालिदैन का भी। सुहेरा उनके वालिदैन के साथ हैं, उनके साथ हैं, तो वो हमारे साथ डिस्कस करेंगी। आप लोगों को हम दिखाएंगे, दिखाने का मकसद भी ये है कि जितने भी लोग देख रहे हैं वो इससे मोटिवेशन भी हासिल कर सकें। जी सुहेरा बताइएगा। तालीमी बोर्ड की जानिब से 9th क्लास के नताइज का ऐलान जो है कर दिया गया है, और पोजीशन होल्डर्स के हवाले से अगर बात की जाए तो बोर्ड ऑफिस की जानिब से बाकायदा पोजीशंस का ऐलान नहीं किया गया, लेकिन जो टॉपर्स हैं जिन्होंने हाईएस्ट मार्क्स हासिल किए हैं उसमें मुल्तान के इलाके शाहरुख आलम से ताल्लुक़ रखने वाली खतीजा चौधरी हैं, जिन्होंने 554 मार्क्स लेकर पहली पोजीशन जो है वो हासिल की है। हाईएस्ट मार्क्स हैं इनके, और इस वक्त इनके घर में खुशी का आलम है। इनके वालिदैन और इनके जो बहन भाई हैं, घर वाले हैं, वो और खतीजा ख़ुद भी बहुत ज़्यादा खुश दिखाई दे रहे हैं। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत खुशी हो रही है, पहले शुरू में यकीन नहीं आ रहा था, तो बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह। तो यकीन आ गया आपको। मुझे ये बताएं कितनी मेहनत की है, स्कूल का क्या बिहेवियर था आपके साथ, घर वाले क्या कह रहे हैं, और आप फ्यूचर क्या प्लान है आपका? स्कूल वाले बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव हैं, उनकी अगर देखा जाए तो उनका शेड्यूल वगैरह, और वो बहुत ज़्यादा मेहनत करवाते हैं। टीचर्स बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव हैं, और घर की तरफ से भी, जैसे बड़े बहन भाइयों की तरफ से, मम्मा पापा की तरफ से बहुत सपोर्ट थी, और इंशाल्लाह आगे भी 10th में भी और इससे आगे भी ऐसे ही अल्लाह ताला कामयाब करेंगे। मैं ये कहना चाहूँगी कि माशाल्लाह बच्ची ने मेहनत भी की है, और ये ख़ास तौर पे अल्लाह ताला का करम है और अल्लाह ताला की अता है, क्योंकि मेहनत तो वो सारे बच्चे बहुत ज़्यादा करते हैं, लेकिन अल्लाह ताला जिसको अता करते हैं तो कामयाबी उसका नसीब बनती है। बड़ी मेहनत करवाते हैं बच्चों को, और मेरी बच्ची ने भी अल्हम्दुलिल्लाह स्कूल का नाम रोशन किया है, और इसकी कोशिश ये है कि आगे मैट्रिक में भी जो है ना मेहनत अच्छी करके अच्छे नंबर ले। तो आपने क्या ख्वाब देखा हुआ है बेटी के लिए, क्या इसको बनाना चाहते हैं? इतनी इंटेलिजेंट बेटी है आप। हाँ इंशाल्लाह डॉक्टर बनाने का इरादा है, कोशिश भी करेंगे हम अपनी जो है, ठीक है। और हमारी दुआएं बच्ची के साथ हैं, और बड़ी अच्छी मेहनती बच्ची है। इस खतीजा नामी जो तालिबा है, इन्होंने साइंस सब्जेक्ट के साथ जो है वो पहली पोजीशन हासिल की है, और इनका कहना है कि तालिबा की अपनी भी मेहनत है, स्कूल की भी मेहनत है, और सबसे बढ़कर अल्लाह ताला की अता है ये जो नताइज आए हैं और जिन स्टूडेंट्स की पोजीशन आई हैं। जी
सुहेरा, बहुत शुक्रिया आपका। हाँ, आपने हमें सारी डिटेल से आगाह किया है। अच्छा, ये एक बहसीत कौम भी हमारे लिए फ़ख्र की बात है कि ऐसे बच्चे हमारे पास हैं, हमारे मुल्क में ऐसे बच्चे हैं जो टैलेंटेड हैं, जो इतने स्किलफुल हैं कि माशाल्लाह, मतलब एक इंसानी दिमाग यकीन नहीं कर सकता कि आप बोर्ड में 554 मार्क्स ले सकते हैं आउट ऑफ 555। तो लेकिन हमारे बच्चे हैं, मेहनती हैं, और मेहनत करने वालों को ज़रूर उनका सिला भी मिलता है, और उम्मीद है, हमारी दुआएं भी उनके साथ हैं, उनकी फैमिली के साथ हैं कि आगे भी वो ऐसे ही कामयाब होती रहें, और हर वो बच्चा जो मेहनत करता है वो ऐसे ही कामयाबी हासिल करता रहे। अच्छा, अब जो हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं, हम उनके साथ बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करने वाले हैं। एक तो इसी हवाले से आजकल जो है हमारी बहुत सारी यंग जनरेशन का रुझान जो है वो डिजिटल मीडिया की तरफ, डिजिटल मीडिया स्किल्स की जानिब बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो हम इस हवाले से भी डिस्कस करेंगे। और एक और अहम मसला, क्योंकि हमारा शो ख़वातीन भी देखती हैं, बच्चे ख़वातीन क्योंकि बच्चे संभालती हैं, तो उनके लिए बड़ा अहम टॉपिक है कि हम बच्चों के जितने भी टीथ प्रॉब्लम्स हैं उनको डिस्कस करने वाले हैं। बच्चे जब पैदा होते हैं, उनके जब दांत आना शुरू होते हैं, तो कुछ बच्चों के बड़े मसाइल होते हैं, दांत निकलने में बड़ी तकलीफ़ होती है, फिर जब दांत निकलते हैं उसके बाद वो टेढ़े होते हैं या कुछ ऐसे मसाइल होते हैं। तो ये बड़ा एक अहम मौजू है जिसको हम डिस्कस करने वाले हैं। तो हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं उनका तारुफ करवाती चलूँ। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर एलिज़े ख़ान। अस्सलाम वालेकुम। ये बहुत अच्छी डेंटिस्ट हैं, मुल्तान में एज अ डेंटिस्ट सर्व कर रही हैं, कुछ हॉस्पिटल्स में भी, और अपना क्लिनिक भी है। कैसी हैं आप एलिज़े? मैं बिल्कुल ठीक, आप सुनाइए? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक हूँ। और इसी के साथ साथ मौजूद हैं नईम क़य्यूम साहब, जो कि आईटी एक्सपर्ट हैं, जिनका अपना अदारा भी है, और आईटी के हवाले से जितनी भी स्किल्स हैं ये बच्चों को सिखाते भी हैं और पढ़ाते भी हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैडम, ठीक ठाक। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक हूँ। अच्छा जी, मुझे बताइएगा एलिज़े कि बच्चों के जब दांत निकलते हैं तो एक बड़ा चैलेंज होता है वालिदैन के लिए, क्योंकि बच्चे चिड़चिड़े हो जाते हैं। हमें, मेरे घर में भी थे, मेरी अपनी बहनों के बच्चे थे, तो वो जब भी उनका टीथिंग प्रोसेस होता था तो उन्होंने चिड़े रहना, कुछ खाना ना, बुखार हो जाना। तो क्या ये तमाम चीज़ें वाकई टीथिंग प्रोसेस में ही होती हैं, या सिर्फ ये हमारे कुछ मिथ्स होते हैं जो हमने बनाए हुए होते हैं? एक्चुअली ये बिल्कुल ठीक है, ऐसा ही होता है। जब बच्चे के दांत निकलते हैं तो ये काफ़ी पेनफुल प्रोसीजर होता है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनके जल्दी से दांत निकल आते हैं, बहुत नॉर्मल है। लेकिन कुछ बच्चों की जो ये होता है ना गम्स, वो थोड़े से हार्ड होते हैं, तो वो निकलते वक्त ना थोड़ा सा इशू करते हैं। कुछ लोग बच्चों का पेट ख़राब हो जाता है, ये चीज़ें नॉर्मल हैं। उसके लिए हम लोग प्लेसिबो देते हैं बच्चे को कि उसका माइंड डाइवर्ट हो जाए, ऐसा कुछ हम करते हैं। अच्छा, तो यानी ये वाकई हकीकत होती है कि बच्चे को तकलीफ़ हो रही हो तो वो बेचारा बोल तो सकता नहीं है, बताता नहीं है, लेकिन हाँ समटाइम्स मैंने देखा है कि बच्चों को बड़ा सवेर बुखार हो जाता है। ऐसा ही है, तो बुखार वो भी हो दर्द जाता की है। वजह से होता है? नहीं, एक्चुअली ना इरिटेशन हो रही होती है, कॉन्टीन्यूसली इचिंग हो रही होती है बच्चे को। अब बच्चे क्योंकि बोल नहीं सकता तो उसका कुछ हम आइडिया नहीं लगा सकते कि क्या सिनेरियोज हैं, बट वो कॉन्टीन्यूसली अगर आप नोटिस करें तो उसका भी, उस बच्चे का एक उंगली दांत की जिस जगह पे दांत निकल रहा होता है वहाँ पर होती है, तो कभी क्या हम लोग उसके लिए टीथर यूज़ करवाते हैं। हम उनको कहते हैं कि थोड़ी सी चीज़ें हार्ड, टीथर मोस्टली हम रिकमेंड करते हैं, और एक प्लेसिबो ड्रग हम लोग देते हैं कि वो माइंड डाइवर्ट हो जाता है बच्चे का। अच्छा, ठीक है। टीदर भी देते हैं बहुत सारे बच्चे। अब तो पेरेंट्स खुद भी बड़े एजुकेटेड हैं तो वो टीदर्स इस्तेमाल करवाना शुरू कर देते हैं। अच्छा, आपने भी बताया ना कि बच्चे उंगली रखते हैं उस स्पेसिफिक जगह पे, फिर उनको जो भी मिलता है वो मुंह में डाल के उसको चबाने की कोशिश करते हैं। जी, ये भी सिम्टम्स होते हैं शायद? एक्चुअली ऐसा है ना, क्योंकि वहाँ पर इरिटेशन हो रही होती है गम्स के अंदर उसको। अच्छा, तो यानी पेन नहीं कह सकते, इरिटेशन कह सकते हैं। कॉन्टीन्यूसली इरिटेशन हो रही होती है। अब एक सिर्फ ये चीज़ बच्चों के साथ नहीं है, बड़ों के साथ भी है। अक्सर नोटिस क्या होगा, ये लोग नोटिस करते हैं कि थर्ड मोलर जब निकलता है तो बहुत सारे लोगों को बहुत शदीद दर्द होता है। ऐसा ही है, तो ये वही प्रोसेस में है, तो मैं ये बता सकती हूँ बिल्कुल। तो यही सेम सिचुएशन बच्चों के साथ होती है, बस वो थ्रेशोल्ड चेंज हो जाता है। अच्छा, तो एलिज़े मुझे ये भी बताइएगा कि बच्चों के दूध के दांत जो हैं वो कब निकलना शुरू होते हैं? बच्चों के दूध के दांत जो है ना, देखें मेल फीमेल डिपेंड करता है। कुछ अच्छा, बच्चियाँ होती हैं, इसमें भी जेंडर वेरिएशन है? यस, कुछ बच्चियाँ ऐसी होती हैं जिनके बहुत जल्दी निकल जाते हैं। नॉर्मली जो रेंज है वो 6 मंथ से स्टार्ट हो जाती है और वो अप टू 12 जो है ईयर्स तक चलती है, क्योंकि अच्छा। एक दांत तो है नहीं, बहुत सारे दांत हैं तो इसलिए। अच्छा, 6 मंथ से प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। हाँ और अगर कुछ बच्चे लेट होते हैं तो माँ बाप परेशान हो जाना शुरू होते हैं कि ये दांत क्यों नहीं निकाल रहा, ये तो साल से ऊपर हो गया है। ऐसा ही है।
तो हर 6 महीने के बाद हम रिकमेंड करते हैं ना कि आप आइए विजिट कीजिए। बहुत सारी फीमेल्स आती हैं, वो वरीड होती हैं बच्चों के लिए, तो हम उनको गाइड करते हैं कि ये एज है, इसमें दांत निकल आएगा और इसमें नहीं निकल सकता, आप परेशान ना हो। अच्छा, जो दूध के दांत होते हैं उन वो गिरते हैं, फिर नए दांत आते हैं, तो इनका प्रोसेस जो है वो कब मुकम्मल होता है, कंप्लीट होता है? जो दूध के दांत स्टार्टिंग जो है, यानी कि अगर हम बात करें डेसिडुअस टीथ जो बच्चों के दांत होते हैं, उसके बाद वो रिप्लेस हो जाते हैं परमानेंट टीथ से। तो जो बच्चों के दांत है वो 6 मंथ से इंसाइजर सेंटर वाला वो निकलना शुरू हो जाता है, और ये तकरीबन 2-3 जो साल हैं उस वक्त तक बच्चे के दांत छोटे जो डेसिडुअस टीथ है ना वो कंप्लीट होते रहते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर जो बड़े दांत निकलना शुरू होते हैं वो 6 साल से स्टार्ट होते हैं, और वो आहिस्ता आहिस्ता 10-12 साल तक सेकंड मोलर आ जाता है। चलता रहता है। यस, ये चलता रहता है, रिप्लेसमेंट होती रहती है, ऐसा ही है। बड़ा मुश्किल है, ख़ास तौर पे भी जब आपने बात की ना कि बच्चे के सबसे पहले वो जो दांत आते हैं तो वो बड़े प्यारे होते हैं। बच्चा जितना प्यारा उस टाइम में लग रहा होता है ना, वो किसी टाइम ड्यूरेशन में इतना प्यारा नहीं लगता, क्योंकि पहले 2 दांत सामने नज़र आ रहे होते हैं। हाँ, बट समटाइम्स ऐसा होता है कि कुछ बच्चे ऐसे पैदा होते हैं जिनके दांत होते हैं मुंह में, नेटल टीथ। ये कैसे पॉसिबल है? ये ऐसा ही है, जब बच्चा पैदा होता है तो उसके ना मुंह में 2 दांत होते हैं, तो वो हम एक्सट्रैक्ट करवाते हैं, हम उनको निकलवाते हैं, क्योंकि वो फिर फीड नहीं कर पा रहा होता। तो ये भी एक प्रोसीजर होता है। कुछ तो माएँ ये परेशान प्रोसेस, हो ये तो जाती एक हैं। नई चीज़ है, ऑब्वियस सी बात है। बच्चा पैदा होते ही हमने तो देखें 99 के 100% मेरे तो वहमो गुमान में ये चीज़ नहीं थी, आपने पहली दफ़ा मुझे ये इन्फॉर्मेशन पता चली है। हमारे यहाँ तो कॉन्सेप्ट ही है ना कि बच्चा हंसेगा तो उसके मुंह में दांत नहीं होंगे, तो उसकी क्यूटनेस हम समझते हैं इसी चीज़ से जाहिर होती है। तो बच्चे के जब 2 दांत होंगे तो क्या तसव्वुर कर सकते हैं हम कि उनके पेरेंट्स का क्या हाल होता होगा बेचारे। तो वही बात है ना, जैसे ही बर्थ होती है बच्चे की और हमें पता चलता है, तो हम वो दोनों आपने कभी ऐसा केस विटनेस देखा किया? है? हाँ जी, ऐसा है। क्या सूरत हाल थी उनके पेरेंट्स की? अब एक्चुअली बच्चे फीड नहीं कर पा रहा होता ना, इट इज़ वेरी पेनफुल प्रोसीजर। तो फिर वो हम लोग जब बच्चा पैदा होता है ना उसी वक्त उसके दांत मुंह में मौजूद होते हैं, तो फिर हम वो निकाल देते हैं ताकि वो फिर भी बड़ा पेनफुल होता होगा निकालना। निकालना। पेनफुल, बट करना पड़ता है। अच्छा, कभी ऐसा हुआ कि आपने कभी ये प्रोसेस करते हुए आप खुद डर गई हो और आप पीछे हो गई हो कि नहीं भाई ये बहुत छोटा बच्चों को बच्चा है? हैंडल करना बहुत मुश्किल काम है, आसान काम नहीं है, बट ये है कि अब हम लोगों की ट्रेनिंग ऐसी है कि हम लोग हैंडल कर लेते हैं, बच्चों को हैंडल करना ईजी है। अच्छा जी, नईम साहब आपकी तरफ आऊँगी, मुझे बताइएगा कि आज के दौर में, क्योंकि हम हर जगह ये बात करते हैं, चाहे वो कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ हो कुछ भी हो, हम कहते हैं जी बच्चे को आप स्किल की तरफ लेके आएँ, स्किलफुल बनाएं बच्चे को। तो ऐसी कौन सी हम इस दौर में, आज के दौर में सबसे ज़्यादा जो कह लें कि डिमांडिंग स्किल्स हैं वो कौन सी हैं जो आईटी से रिलेटेड है? जी, सबसे पहले तो शुक्रिया कि आपने मदद किया मुझे। और जब मैं रोही की बात करता हूँ तो मुझे ये इस चीज़ के प्राउड होता है कि साउथ पंजाब में शुक्र एक ऐसा प्लेटफॉर्म तो है कि जो आईटी को और मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स को लेकर प्रमोट कर रहा होता है। तो जहाँ तक आपका क्वेश्चन है कि दौर जदीद में पाकिस्तान के अंदर स्टूडेंट्स जो हैं वो किस तरफ ज़्यादा मूव करें, लेकिन आईटी जो डिपार्टमेंट है ये पूरी दुनिया में इस टाइम सबसे हॉट माना जाता है। बिज़नेस से रिलेटेड, आप सर्विसेज से रिलेटेड आप कोई भी टॉपिक उठा लें तो ये एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। तो अगर यहाँ पर बात करी जाए कि स्टूडेंट जो कि इनिशियल स्टेज पर है और वो पहला स्टेप कहाँ से ले, तो वो मैं समझता हूँ कि लोकल ई कॉमर्स है, और लोकल ई कॉमर्स के अंदर डिजिटल मार्केटिंग का सबसे ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है इस टाइम पर। डिजिटल मार्केटिंग के साथ आप दराज में भी काम कर सकते हैं जो कि हमारा पाकिस्तान का है, और आप देखें कि दराज इस टाइम पे पाकिस्तान के अंदर सब लोगों के लिए, स्पेशली ख़वातीन के लिए इस टाइम पे सबसे ज़्यादा बेनिफिट चल रहा है कि फैमिलीज़ में बैठकर आप बाहर आपको किसी जगह पर जॉब करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही, आप घर बैठ के लोकल ई कॉमर्स में काम कर सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि एक कॉलेज जो इनिशियल स्टेज पर जो बच्चा है तो उसके लिए डिजिटल मार्केटिंग, शॉपिफाई, दराज, इसके अलावा और बहुत सारे लोकल ई कॉमर्स में आप अपना जो है ना अपना प्रोडक्ट लॉन्च कर सकते हैं, सर्विसेज दे सकते हैं और अपना जो है ना रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। अच्छा, हमने एक और चीज़ बड़ी सुनी है कि 3 से 4 माह के कुछ स्पेसिफिक शॉर्ट कोर्सेज होते हैं जिन पे जो है वो बच्चे काम करते हैं, सीखते हैं। तो मैं ये भी आपसे जानना चाहूँगी कि 3 से 4 माह में कौन से ऐसे शॉर्ट कोर्सेज हैं जिनको सीख कर जो है वो बच्चे पैसे कमा सकते हैं। लेकिन इस छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आएंगे, आप हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक नाज़रीन, एक शॉर्ट ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं। अच्छा नईम साहब, मुझे बताइएगा कि क्या वाकई ऐसे स्किल्स हैं, ऐसे कोर्सेज़ हैं 3 से 4 माह में जिनको करके कमाया जा सकता है? जी बिल्कुल, बहुत सारे ऐसे कोर्सेज़ हैं जिसमें आप 3 मंथ से बल्कि इससे कम टाइम में भी आप सीखकर काम स्टार्ट कर सकते हैं, जिसमें ग्राफिक्स का काम है, वीडियो एडिटिंग का काम है, यूट्यूब मोनेटाइजेशन है। वहाँ से आप अपना कंटेंट जो है ना क्रिएट करके आप अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। जिस तरह मैंने पहले बताया कि दराज़ एक अच्छा हमारे लिए लोकल पे जब भी मैं बात करता हूँ तो मेरी सबसे पहली कोशिश यही होती है यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस में कि हमें दराज़ को प्रमोट करना चाहिए, लोकल ई कॉमर्स को प्रमोट करना चाहिए। आप शॉपिफाई की तरफ जा सकते हैं, आप डिजिटल मार्केटिंग, ये वो स्किल्स हैं जो कि आप 2 से 3 मंथ के अंदर आप सीख कर उसके बाद अपना एक जो है ना सर्विसेज के मद में या अपना कोई भी ब्रांड आप लॉन्च कर सकते हैं। ठीक है, यानी हम कह सकते हैं कि 3 से 4 माह में आप कोर्सेज करके उससे कमा सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा जी, एक बिल्कुल अगर रॉ शख्स है, कोई रॉ पर्सन है जिसको नॉलेज नहीं है, कोई वो इस फील्ड से उसका कोई ताल्लुक नहीं है, तो उसके लिए आप क्या रेकमेंड करते हैं कि वो किस स्किल से आगाज़ करे? कौन सी ऐसी फर्स्ट स्किल है जो उसे सीखनी है, उसके बाद जो है वो बाकी काम करे? इसमें थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है कि मुख्तलिफ जो है ना लोगों के अपनी अपनी एक जो है ना स्किल एक अट्रैक्शन होती है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनका दिल करता है कि मैं क्रिप्टो करेंसीज़ की तरफ जाऊँ। आपको पता है कि इस टाइम क्रिप्टो इस टाइम पे पाकिस्तान के लिए एक मेजर टॉपिक बना हुआ है। तो बहुत सारे ऐसे लोग स्टूडेंट्स हैं जो कि लोकल ई कॉमर्स को प्रेफर करते हैं, कोई आर्ट की तरफ, कोई कंटेंट राइटिंग की तरफ। तो ये मुख्तलिफ चीज़ें हैं कि पहले तो ये देखना होता है कि हमारा इंटरेस्ट किस तरफ है। अगर तो हम एक एजुकेशन, हमारी एक अच्छी एजुकेशन है और एक हम कंटेंट क्रिएटर की तरफ जाते हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि हमें यूट्यूब की तरफ या एसईओ या वेबसाइट्स की तरफ हमें ज़्यादातर प्रेफर करना चाहिए। अगर हमारे पास इस तरह की चीज़ें नहीं है, अगर हमारा इंटरेस्ट नहीं है, तो मैं ये समझता हूँ कि डिजिटल मार्केटिंग सीख लें, आप दराज सीख लें, शॉपिफाई की तरफ मूव कर जाएँ। तो ये वो चीज़ें हैं जिसके अंदर रह कर आप अपना जो है ना एक नया स्टेप अच्छा स्टार्ट नहीं, कर मुझे सकते ये हैं। भी बताइएगा कि बहुत सारे यूट्यूब पे ऐसे कोर्सेज पड़े होते हैं जो आप ऑनलाइन सीख सकते हैं, जी। वो फ्री कोर्सेज होते हैं। आपको क्या लगता है कि क्या फ्री कोर्सेज जो हैं वो मोर देन इनफ होते हैं एक बच्चे के लिए या एक रॉ पर्सन के सीखने के लिए, या पेड कोर्सेज से कुछ सीखना इम्पॉर्टेंट है? देखिए, पेड और यूट्यूब का में जो वीडियोस पड़ी हुई हैं वो दोनों के दोनों सेम है। सिर्फ फ़र्क इतना है कि एक ऐसा जो बिगनर जो कि जिसको चाहिए कि उसको एक मेंटोरशिप की ज़रूरत है, उसकी जो है ना सरपरस्ती की ज़रूरत है, ताकि वो बता सके कि आपने लैपटॉप यूँ ओपन करना है, आपने इस जगह पे जाके ये करना है, ताकि उसको एक इनिशियल स्टेप से लेकर एंड तक उसको जो है ना हेल्प आउट कर सके। और वही चीज़ सेम एज इट इज़, बल्कि इससे अच्छे मतलब कि कंटेंट आपके पास यूट्यूब में आपके पास फ्री ऑफ कॉस्ट पड़ा हुआ है, जहाँ पर अगर आप थोड़ा सा इसको टेक्निकल तरीके से समझ सकें तो आप आसानी तरीके से किसी जो ना पेड कोर्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और एक अच्छा स्किल पर्सन बन सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे बच्चों का ये मसला भी है, क्योंकि हम ऐसे मुआशरे में रहते हैं जहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग जो हैं वो बिलो पॉवर्टी लाइन ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो उनके लिए मैं ये पूछना चाह रही थी कि क्या वो फ्री कोर्सेज से मुस्तफ़ीद हो सकते हैं? 100%। देखिए, इस टाइम पर आपके पास कोई भी नई अपडेट आती है, लाइक हमारे पास कोई नई अपडेट आती है जो हमें नहीं पता होता, तो हम यूट्यूब से हेल्प लेते हैं। वहाँ पर हमारे से भी सीनियर्स लोग वहाँ मौजूद होते हैं, तो वहाँ से हम हेल्प आउट लेकर, हमें किसी फिजिकल मेंटोरशिप की ज़रूरत नहीं पड़ रही होती, हम वहीं से चीज़ें सीखते हैं और आगे हम डिलीवर करते हैं। तो ये बहुत आसान प्लेटफॉर्म है। मैं समझता हूँ कि यूट्यूब, अगर आपकी फ्रेंडशिप यूट्यूब के साथ हो गई है तो आप कोई भी स्किल सीखना चाहते हैं, आप लाइक कुकिंग भी सीखना चाहते हैं, आप इस चीज़ को एक्सेप्ट करेंगी और आप इसको जो है ना ऑन करेंगी कि अगर हमें कोई भी चीज़ की हेल्प आउट चाहिए तो हम अगर यूट्यूब पे जाकर वहाँ पर हम ढूंढें तो हमें हर एक चीज़ बासानी खुली किताब की तरह मिल जाएगी। डिपेंड करता है कि आप लोगों के रिव्यूज़ भी होते हैं नीचे कमेंट सेक्शन, आप देखें तो वो भरा पड़ा होता है। किसी भी अगर फॉर एग्जांपल हम एक रेसिपी देख रहे हैं तो नीचे अगर आप उस रेसिपी का कमेंट सेक्शन खोल लेंगे ना तो वहाँ पे लोगों ने बना के जो एक्सपीरियंस होता है उनका वो भी शेयर किया हुआ होता है। लीजिए आप इस चीज़ से रिलेट कर पाती होंगी, अभी रिलेट कर भी रही, क्योंकि हम वर्किंग वुमेन्स जो होती हैं वो ऑब्वियसली जब उनकी शादी हो जाती है तो वो ज़्यादा काम जो होता है वो शादी के बाद ही सीखती हैं, ख़ासतौर पे कुकिंग। और वो सीखती कैसे हैं? वो यूट्यूब के थ्रू सीखती है। तो ऐसा ही है। आपने भी कभी ऐसा किया है कि यूट्यूब के थ्रू कोई रेसिपी देख के बनाई हो? बहुत सारी, सिर्फ एक नहीं, बहुत सारी ऐसे ही होता है। मुझे भी जब कोई नई चीज़ बनानी होती है तो मेरी कोशिश होती है मैं पहले यूट्यूब से एक रेसिपी देखूँ, उसके बाद मैं उसका कमेंट सेक्शन देखती हूँ कि आया कि जिन लोगों ने बनाई है उनका टेस्ट कैसा आया था। तो ये बड़ी एक हेल्पफुल चीज़ है। अच्छा, मुझे ये भी बताइएगा नईम कि अभी हम 3 माह के कोर्सेज़ की बात कर रहे हैं या 4 माह के कोर्सेज़ की बात कर रहे हैं, तो उसमें
कितने घंटे एक दिन में हम इन्वेस्ट करें उन 3 माह में, तो हम जो है वो एक स्पेसिफिक लेवल तक पहुंच सकते हैं और कह लें कि हम अर्निंग फेज़ में जा सकते हैं? देखिए, इसमें ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन आपका है। इसमें मोस्टली होता ऐसे है कि अगर आप कोई चीज़ स्टार्ट कर रहे हैं और उसमें कम से कम आपको डेली का डेली 8 से 10 घंटे देने पड़ते हैं। उसकी रीज़न ये है कि उसमें बहुत सारे जना ऐसे टेक्निकल इश्यूज़ होते हैं जिसको आपको बार बार प्रैक्टिस करनी होती है, और उसको आपको जो होमवर्क दिया जाता है तो आपको उसको जब बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो फिर आप एक टाइम आता है कि 3 मंथ तक आप हर एक चीज़ पे ग्रिप भी कर चुके होते हैं और उसके बाद अपनी सर्विसेज को कंटिन्यू कर सकते हैं। अच्छा, नहीं, में एक और चीज़ जो हमारे मुआशरे का अलमिया है कि कुछ बच्चे जो हैं, वो मैंने भी जिक्र किया कि हमारी 50-60% पॉपुलेशन जो है बिलो पॉवर्टी लाइन ज़िंदगी गुजार रही है, तो उन लोगों के पास इतने वसाइल नहीं होते कि वो प्राइवेट स्कूल्स में अपने बच्चों को भेज सकें और प्राइवेट स्कूल्स के थ्रू एजुकेशन हासिल कर सकें। फिर वो क्या करते हैं कि जो उनके करीबी स्कूल्स होते हैं बैकवर्ड एरियाज़ में, वहाँ उर्दू मीडियम जो है वो उसका कॉन्सेप्ट है। फिर उनके पास, उन बच्चों के पास ना तो एक्सपोजर होता है और ना ही नॉलेज होता है उनके पास जो वो इंग्लिश को अंडरस्टैंड कर सकें या इंग्लिश मीडियम पढ़ सकें। तो मुझे इस हवाले से बताइएगा कि क्या उर्दू मीडियम का बच्चा डिजिटल मार्केटिंग की स्किल्स को सीख सकता है? जी 100%। ये आप ये देखें कि साउथ पंजाब मोस्टली हम लोग ये समझते हैं कि बैकवर्ड एरिया है और यहाँ पर मोस्टली लोग उर्दू स्पीकिंग की तरफ कर रहे हैं, लेकिन आप इंटरनेशनल मार्केट में आप इसका डाटा निकालें तो मैडम आप ये देखें कि पूरी दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा जो पाकिस्तान के अंदर हम सर्विसेज जो देने वाले हैं वो साउथ पंजाब के लोग हैं। अच्छा। हम अक्सर ये समझते हैं कि शायद पाकिस्तान या पर पंजाब या जो है ना इस्लामाबाद से लोग ज़्यादा IT एक्सपर्ट लोग हैं, लेकिन आप उसका डाटा निकालें तो साउथ पंजाब की जो हॉट लोकेशन है वो मुल्तान, भावलपुर, अच्छा। ये वो बैकवर्ड एरिया है जहाँ पर लैंग्वेजेस आपकी सराइकी, पंजाबी और उर्दू की हैं। और इंग्लिश में सब लोगों का जो है ना वो आपको पता है कि बस सब गोलमोल है। उसके बावजूद हम गोरों को सर्विसेज दे रहे होते हैं और गोरों को सर्विसेज इस प्रोफेशन में दे रहे होते हैं कि जिस तरह हम खुद गोरे हैं, लेकिन इसके बहुत सारे ऐसे टेक्निकल जुगाड़ होते हैं कि जिसको हम आसानी से फेस कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि आपकी पैशन कितना है और आप कितना उसके अंदर जो है ना ग्रिप करके आप उसमें बैठ के काम कर रहे हैं। अच्छा, यानी आपका सिर्फ वही बात है कि अगर आप हार्ड वर्किंग हैं, आप पैशनेट है किसी भी काम को लेके, जी, तो आप वो काम कर लेते हैं, कोई ना कोई जुगाड़ लग जाता है। कोई मुश्किल काम नहीं है कि आपके पास इंग्लिश लैंग्वेज नहीं है तो आप इस मार्केट में नहीं आ सकते, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। अच्छा, मुझे ये भी बताएं नईम कि स्किल सीखने के बाद अब बहुत सारे लोगों का मसला ये होता है कि स्किल सीख ली, अब काम कैसे करें। तो इस पर मैं आपसे बड़ा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो मैं डिस्कस करना चाहूँगी, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक व्यूअर्स। एक शॉर्ट ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं। अच्छा अलीज़े, मुझे बताइएगा कि जब बच्चा बड़ा होता है ना थोड़ा सा, जब उसके दांत, दूध वाले दांत जो हैं वो थोड़े से पूरे हो जाते हैं, तो फिर पूरे घर वालों का जो जोर होता है ना वो उस बच्चे के पीछे होता है कि बेटे टूथ ब्रश करो, टीथ अपने जो हैं वो ब्रश करो, सुबह शाम करो। तो आप हमें बताएं कि इज़ इट बेनिफिशियल या इज़ इट कंपल्सरी कि बच्चे के लिए अपने दांतों को साफ़ करना टूथब्रश के साथ, टूथपेस्ट के साथ ज़रूरी है? यस, बहुत ज़रूरी है। एक्चुअली सिनेरियोज़ ये होते हैं कि हम शुरू से ही जब बच्चों के दांत निकलना शुरू होते हैं हम पेरेंट्स को गाइड कर देते हैं कि आपने बच्चे को लाजमी ब्रशिंग करवानी है। अच्छा। अब वो वही बात है कि बच्चे कॉपरेट नहीं करते, ठीक है। बच्चे तो नहीं वो करते। पेरेंट्स बोलते हैं कि मैं क्या करूँ मैम, मैं क्या कर सकती हूँ, आप मुझे गाइड करते हैं। तो हम बच्चों को भी बैठ के समझाते हैं और बच्चे समझ भी जाते हैं। अब आजकल ना एक वो फिंगर टूथपेस्ट आया हुआ है, हम पेरेंट्स को बोलते हैं, मैंने देखा था, मैंने भी इंटरनेट पे ही देखा था। हाँ जी, तो हम पेरेंट्स को बोलते हैं कि बच्चे नहीं करते क्योंकि छोटे हैं। अब 6 महीने के बच्चे से हम लोग रिकमेंड करना शुरू कर देते हैं कि जैसे ही मुंह में दांत आए तो का बच्चा ब्रश करे। हाँ, क्योंकि वो हम लोग टाइप ऑफ ब्रश पे डिपेंड करता है ना वो। अच्छा, फिर 6 मंथ्स का बच्चा ब्रश तो करे, क्या वो टूथपेस्ट से ब्रश करे या वो खाली ब्रश करे? टूथपेस्ट से ब्रश करे। खाली ब्रश से क्या फ़ायदा होगा, कुछ भी नहीं होगा। टूथपेस्ट जो है ना बिल्कुल राइस जितना स्मॉल दाना होता है उतना हम लोग टूथपेस्ट यूज़ करवाते हैं। और वो हम कहते हैं पेरेंट्स को कि आपने वो फिंगर वाला जो टूथपेस्ट है वो मदर जो है वो फिंगर पर पहन लेती हैं, वो बच्चे को जल्दी जल्दी करवा देती हैं। तो वो एक बहुत मतलब अच्छी चीज़ है जो हम कहते हैं कि आप ऐसे बच्चों में हैबिट भी डेवलप होना शुरू हो जाती है कि हमने करना है। हाँ, ये चीज़ बहुत अच्छी बात है कि आप शुरू से डेवलप करें तो ये होता है। जी, आप जितनी भी ख़वातीन, जितनी भी माएँ देख रही हैं वो लाजमी अगर आपके आसपास के
घरों में भी कोई बच्चे हैं तो आप उन्हें ये इन्फॉर्मेशन लाजमी दें कि 6 महीने का जब बच्चा होता है, जब वो सॉलिड्स पर आ जाता है तो आप उसे टूथब्रश करवाएं, लेकिन उसमें टूथपेस्ट की जो अमाउंट है वो एक चावल के दाने के बराबर होनी चाहिए। ये ज़रूरी भी है, वरना आगे जाके आप देखते हैं, हमने आजकल एलीज़े ये भी बड़े मसाइल देखे हैं कि 3-3 साल के बच्चे, 4-4 साल के बच्चे, उनके दांत ख़राब होते हैं, फिर वो डॉक्टर्स के पास जा रहे होते हैं, उनकी रूट कैनाल्स हो रही होती हैं और बड़े ऐसे मसाइल होते हैं जो बड़े पेनफुल प्रोसीजर्स हैं। ऐसा ही है। एक्चुअली क्या होता है कि ना सिर्फ ये एक ब्रश ना करना एक फैक्टर नहीं है, मल्टीपल फैक्टर्स भी इन्वॉल्व हो अच्छा। जाते हैं। जैसे कि अब बच्चों की शुरू में आदत होती है वो दूध पीते हैं तो वो फिडर लाजमी यूज़ करते हैं, बॉटल बिल्कुल। यूज़ करते हैं। अब उससे क्या होता है कि वो रात को मुंह में फिडर लगाए ही सो जाते हैं। ऐसा ही है। तो वो पूरा हम लोग आप देखिए एक ड्यूरेशन होता है, दिन के टाइम पे तो आप कुछ खाते पीते ऐसे ही रहते हैं, कोई मसला नहीं है। रात के टाइम का वो जो 12 घंटे सोना है। हाँ, वो बहुत डेंजरस हो जाता है। तो इसलिए हम पेरेंट्स को बोलते हैं कि अगर आप ब्रश नहीं करवा सकते, बच्चा नींद में है, कोऑपरेट नहीं कर रहा, तो आप एटलीस्ट रिंस तो करवा के सोएं, ताकि जो मिल्क के प्रोडक्ट्स होते हैं वो वॉश आउट हो जाए। वॉश आउट हो हाँ जी। जाए, ऐसा ही है। तो आप छोटे बच्चों के लिए कौन सा टूथपेस्ट रेकमेंड करती हैं कि उन्हें कौन सा टूथपेस्ट करना चाहिए? छोटे बच्चों के लिए हम लोग मल्टीपल कंपनीज़ हैं, सबका ABC नाम का टूथपेस्ट आता है जिसमें फ्लोराइड, हाँ जी, वो बच्चों के लिए स्पेसिफिक ABC के नाम से, तो वही आपने यूज़ करवाना है। बिल्कुल वो राइस, ठीक है। वही राइस क्वांटिटी रहती है जब ठीक तक है। बच्चा थोड़ा सा 6 साल 7 साल तक नहीं 6 जाता। साल तक आपने चावल के जी। दाने की जो एक शक्ल होती है उतनी ही क्वांटिटी आपने देनी है। चलिए कॉलर लाइन पे हमारे साथ कॉल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, ये टीवी की आवाज़ बंद कर दें। वालेकुम अस्सलाम। जी जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राबिया लाहौर से। राबिया। अस्सलाम वालेकुम। जी जी, राबिया लाहौर से। जी जी। क्या सवाल है आपका? मैडम मेरा सवाल ये है कि मेरे बच्चे को ना कहती है कि मैं ना पेस्ट नहीं लगानी, ब्रश ही सिर्फ इस्तेमाल करना है, और 5 साल की है तो इसके जैसे इसके लिए कैसे ठीक रहेगा, पेस्ट लगाना है दूसरी वाली ब्रश? ठीक है जी, बस यही सवाल है आपका। बहुत शुक्रिया। ठीक है जी, आपको जवाब देते बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। बात फिर वही आ गई कि बच्चे, आपने सही बात थी, आपको मतलब आप रोज़ ये चीज़ें देखती हैं तो आपको पता है कि बच्चे कोऑपरेट बिल्कुल नहीं करते। तो वो इसीलिए मैंने बताया कि अब टाइम के साथ साथ वो फिंगर वाला जो टूथब्रश आ गया है वो छोटे बच्चों को हम आदत डेवलप करते हैं, उसके बाद फिर साइज़ उसका तब्दील हो जाता है। अब बच्चे नहीं करते, ठीक है, तो वो पेरेंट्स बेचारे, हम लोग बच्चों को भी डांटते हैं, उनको समझाते हैं, उनको बोलते हैं बेटे इंजेक्शन लगेगा, तो वो थोड़ा सा डरा के तो हम लोग उनको मोटिवेट करते हैं। कॉलर जो थी उनका सवाल ये था, लीजिए उनको जवाब दे दें कि 5 साल की उनकी बच्ची है और वो जो है टूथब्रश जो है वो खाली करती है, टूथपेस्ट का इस्तेमाल नहीं करती, तो उनके लिए क्या रिकमेंडेशन है? बिल्कुल भी इंडिकेशन नहीं है, ये इंडिकेटेड ही नहीं है कि खाली टूथब्रश करना। खाली टूथब्रश से कोई फ़ायदा नहीं होगा। हम लोग टूथपेस्ट है वो रिकमेंड इसलिए करते हैं कि उसमें फ्लोराइड होता है, ठीक है, वो जो दांतों की बाहर की लेयर एनेमल होती है उसको स्ट्रॉन्ग करता है। जब आप सिंपल सादा सिर्फ ब्रश कर रही हैं उससे कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ यूँ समझे कि वो रिंसिंग का काम कर रहा है। वो तो आप कुल्ली भी कर सकते हैं। हाँ जी, तो वो चीज़ कुछ टाइम के साथ बच्चे के जो है दांत खराब होना शुरू हो और जाएंगे। वो 5 साल की है, 5 साल में तो बच्चा वैसे ही बड़ा टॉफियाँ और ये चीज़ें गंद खा के वैसे ही आधे दांत खराब कर हो चुका होता जाते है। हैं। लेकिन ये एज ऐसी है कि 5 से 6 साल की उम्र में ना बच्चों के दांत खराब होना शुरू हो जाते हैं। अच्छा, तो जैसे आपके ये वालिदा थी, ये परेशान थी, तो आप क्या रिकमेंड करती हैं जो वालिदैन परेशान हैं कि बच्चे हमारे साथ ताउन नहीं करते इस चीज़ में, तो उनके लिए क्या हिकमत अमली अपनाई जाए, या वो कौन से ऐसे स्टेप्स कर सकते हैं कि बच्चा कोऑपरेट करे थोड़ा सा? आप बेसिकली ना आपने थोड़ा सा लालच दे दें बच्चे को लालच सबसे बड़ी बात ये है। अब आदत आप लोग ना थोड़ा सा डांट के करवानी पड़ेगी, क्योंकि बच्चों को ज़रूरी नहीं है कि हम लोग इंडिकेट करते हैं कि 2 टाइम्स करवा के सोएं बच्चे को, लेकिन सुबह नाश्ता करवाने के बाद अगर आप ब्रशिंग करवाते हैं बच्चे को तो वो एक अच्छी, वो पूरा दिन जो है वो उसका टाइम गुजर जाता है, खाना फंसता नहीं है। मेरा तो बड़ा सिस्टम जो है वो उल्टा है। मैं खाने के बाद ब्रश नहीं कर सकती। हमारा वो बिल्ट इन आ रहा है ना। हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे नौजिया हो रहा है, मुझे वॉमिटिंग हो रही है। मैं अगर कभी ज़िंदगी में कोई 2 से 3 दफ़ा मैंने ऐसे ब्रश किया होगा खाने के बाद, और वो मुझे सारा दिन ऐसे नौजिया वाली फीलिंग आती रहती है, तो क्या इसका क्या हल है?
अच्छा, इसके लिए भी ऑल्टरनेटिव ये है कि हम लोग कहते हैं कि आप सुबह मॉर्निंग में जिस तरह उठते हैं आप उस वक्त हैबिट डेवलप हुई हुई, आप ब्रश कर लें, नाश्ते के बाद जो है फिर आप माउथ वॉश यूज़ कर लें, ठीक है। तो वो माउथ वॉश भी एक एंटीसेप्टिक एंटीबैक्टीरियल इफेक्ट अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि माउथ वॉश जो होते हैं वो बड़े डेंजरस होते हैं, वो आपके दांतों को नुकसान देते हैं, आपके गम्स को नुकसान देते हैं, तो इज़ इट ट्रू? नो, इट इज़ नॉट। यूज़ करने का तरीका आना चाहिए। अच्छा, तो माउथ वॉश, किसी भी माउथ वॉश को यूज़ करने का तरीका क्या है? लोग एक्चुअली क्या करते हैं, वो ना माउथ वॉश की जो कंसंट्रेशन होती है ना वो काफ़ी एसिडिक सी होती है, वो उसको डायरेक्ट यूज़ करते हैं। उससे क्या होता है कि वो फिर उनको बर्निंग सेंसेशन होना शुरू हो जाती है, फिर वो कहते हैं कि नहीं ये तो मज़े का नहीं है, ये बहुत अजीब साउंड्स कर रहा है। तो लेकिन होता क्या है कि हम उस पानी को जो माउथ वॉश है उसको आधा ढक्कन 1 गिलास पानी के अंदर डाल के डाइल्यूट करके रिंस करते हैं, तो वो फिर एंटीबैक्टीरियल इफेक्ट देता है। प्लस सबसे बड़ी बात यह है कि जब आपने रिंस कर लिया उसके बाद दोबारा नॉर्मल पानी से रिंस नहीं करना। तो बच्चों के दांतों में कीड़ा लगने की जो सबसे बड़ी वजह है वो क्या होती है? यही जंक टॉफियाँ खाना। टॉफियाँ एक्चुअली पता क्या, मेरे बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे हैं जो मुझसे डरते हैं, वो बोलते हैं कि डॉक्टर मना कर देगी, लेकिन मैं बोलती हूँ सब खाओ क्योंकि ये एज है, हमने भी खाया, आपने भी खाया, तो मैं बच्चों को मना नहीं करती कि आपने नहीं खाना। हाँ, मैं पेरेंट्स को ये बोलती हूँ कि अब आपने बच्चे को चीज़ दिलवा दी है, अब आप ये कोशिश करें कि उसको ना एक ही टाइम सारा कुछ खा ले। ऐसा ना करें कि जी अभी एक खाया 1 घंटे बाद दूसरी टॉफ़ी खाई, फिर 1 घंटे बाद तीसरी। ये कंट्रीब्यूट करता है। अगर आप एक ही बार चीज़ खा लेते हैं उसके बाद आप रिंस करवा लें बच्चे को, तो वो बेनिफिशियल है। हाँ, लेकिन नहीं होता। हर 1 घंटे बाद जो खाना है ना वो बहुत डेंजरस है। अच्छा, कुछ बच्चे होते हैं जो मीठा खाने के बहुत शौकीन होते हैं, तो उनके लिए क्या एडवाइस है आपकी कि वो मीठा कैसे खाएं तो उनके दांत महफूज रहेंगे? एक्चुअली जो बच्चों की दांत टूटने का जो मरहला है ना वो 6 साल की उम्र से स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो 6 साल से 12 साल की उम्र तक बच्चों के दांत कुछ नए आते हैं, कुछ टूटते हैं, तो ये एक नेचुरल प्रोसीजर है। जब नीचे का परमानेंट टूथ बाहर आने की कोशिश करता है तो ऊपर का ऑटोमेटिकली दांत हिलना शुरू हो जाता है। तो हम लोग जो दांतों के महफूज की बात कर रहे हैं, हम बस पेशेंट्स को, मदर्स को, सबको एक ही बात कहते हैं कि आप रात के टाइम के ऊपर उनको ब्रशिंग करवा के सोएं, अगर नहीं कर सकते तो रिंस करवा के सोएं, और सुबह लाजमी जो है आपने उनको ब्रशिंग करवानी है। नॉर्मल रूटीन के अंदर अगर आजकल बच्चे जो है वैसे खुद जो है काफ़ी क्यूरियस हैं इस चीज़ को लेके, वो ख्याल करते हैं। आजकल की न्यू जनरेशन काफ़ी इम्प्रूव्ड है। फिर वो ये भी है ना कि जब वो सोशल मीडिया पे उनकी कुछ पोएम्स या कुछ ऐसी चीज़ें हैं उसमें वो कार्टूनी के लिए और वो चीज़ें दिखाते हैं कि बच्चे उठते हैं सुबह ब्रश कर रहे हैं। कुछ पोएम्स ऐसी हैं, वो एक पोएम थी ब्रश योर टीथ और ऐसे करके, पता नहीं वो मैंने सुनी क्योंकि मेरे भांजे आसपास बैठे होते तो वो सुन रहे होते, तो मैं उनको भी देख रही होती हूँ। वाकई ये हकीकत है, बच्चे ऐसे ही होते हैं। अच्छा नईम साहब, आपके घर में कोई ऐसा बच्चा है? जी, मेरा छोटा बेटा है। अच्छा। और आजकल वो बड़ा उसका नया दांत निकाल रहा है, वो बड़ा कोशिश करता है कि कोई ना कोई चीज़ मैं मुंह में लेके उसको चबाने की कोशिश करूं। तो वो मुझे, वो मैडम जिस तरह बात करी थी तो वो मुझे क्या नाम है। अच्छा, आप बड़ी क्यूरियोसिटी से सुन रहे थे इसीलिए मैंने आपसे पूछा। एग्जैक्टली बिल्कुल आपने सही क्वेश्चन पूछा। तो वो मैं देख रहा था कि रात के टाइम ना वो एक नया दांत निकाल रहा है साइड जबाड़ में साइड पे। अच्छा। तो वो कोशिश कर रहा था कि कोई भी चीज़, रिमोट या मेरा मोबाइल उसके हाथ लग जाए तो उसकी कोशिश होती है कि मैं उसको दाना तोड़ूं। तो बिल्कुल मैडम ने बिल्कुल ठीक है, ये एज ऐसी होती है कि उसमें बच्चे को जाहिर सी बात है थोड़ा सा वो निकल रहा होता है। तो जो मैडम ने नाम दिया है तो वो मेरी वाइफ जो है ना वो मोस्टली उसको देती रहती है ताकि वो अपना जो गुस्सा है वो निकाल ले। जी, ऐसी है। अच्छा, चले आपके टॉपिक की तरफ वापस आ जाते हैं। मुझे बताइएगा कि स्किल सीखने के बाद पहला प्रोजेक्ट जो है वो कैसे हासिल किया जा सकता है, क्योंकि तमाम जितने भी लोग हैं जो स्किल सीखते हैं उनका यही कहना होता है कि जी हम सीख तो लेते हैं, पेड भी सीख लेते हैं, पैसे भी दे देते हैं, लेकिन क्या होता है कि हमारे पास काम नहीं आता बाद में। इसमें 2 चीज़ें होती हैं, 2 तरह के काम होते हैं। कोई भी चीज़ सीखने के बाद ना आपके पास सिर्फ 2 ऑप्शन होते हैं। एक ऑप्शन होता है कि आपने कोई भी चीज़ सीख ली है उसकी सर्विसेज दें। अच्छा। और दूसरा ऑप्शन होता है कि आपने एक चीज़ सीख ली है, आप खुद से अपना काम स्टार्ट करते हैं। लाइक आपने कोई चीज़ सर्विसेज देनी है तो आपके पास सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म इस टाइम पूरी दुनिया में फ्रीलांसिंग है। और फ्रीलांसिंग में जाकर आप अपनी कोई भी जो सर्विसेज हैं, आप वेबसाइट डेवलपर हैं, आप ग्राफिक्स के हैं, आपके पास डिजिटल मार्केटिंग की स्किल है, तो आप वहाँ पर फ्रीलांसिंग के थ्रू अपनी सर्विसेज दे सकते हैं। लाइक फाइवर है, अपवर्क है। और दूसरा ऑप्शन होता है कि अगर आपके पास डिजिटल मार्केटिंग की स्किल है और आप चाहते हैं कि मैं सर्विसेज नहीं देना चाह रहा, शायद हमें क्लाइंट ना मिले, क्लाइंट सारी रात जागना पड़ता है, ऐसी बात है पाकिस्तान और यूएस टाइम में डिफरेंट होता है, तो हमें वहाँ पर जाना, पाकिस्तान के अंदर रहकर नाइट टाइम में ड्यूटी देनी पड़ती है और हमें क्लाइंट ढूंढना पड़ता है।
तो दूसरा ऑप्शन ये होता है कि मैडम कि आप अपनी प्रोडक्ट्स लॉन्च कर लें। आप डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू अपनी कोई भी सर्विसेज देना चाहें दे सकते हैं। आप मीडिया को सर्विसेज दे सकते हैं, आप एजुकेशन डिपार्टमेंट को सर्विसेज दे सकते हैं। अच्छा। अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे पास ये ऑप्शन भी नहीं है, मुझे यहाँ से क्लाइंट नहीं मिल रहे, तो आप अपनी घर में हैंडमेड प्रोडक्ट्स या मुल्तान के अंदर सैकड़ों कल्चरल प्रोडक्ट्स हैं जो कि पूरे पाकिस्तान में डिमांड की जाती है। अच्छा। आप डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू अपनी एक साइट बनाएं और वहाँ पर आप डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू एड्स रन करें और ठीक है, सैकड़ों सेल जनरेट करें और अपना हाँ काम वो start कर यही सकते बात है हैं। ना कि कोई आपके मुंह में निवाला नहीं डालेगा, आपको फर्स्ट खुद स्टेप से लेना efforts हमेशा करनी पड़ेंगी। मुश्किल होता है लेकिन लेना पड़ता है। जी। और जब आप फर्स्ट स्टेप ले लेते हैं तो आपके लिए आगे बेहतरी हो सैकड़ों जाती है, रास्ते बन आसानियाँ हो जाते जाती हैं। एक छोटी सी ब्रेक पर जाएंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक व्यूअर्स। एक शॉर्ट ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं। नहीं, मुझे बताइएगा कि डिजिटल स्किल्स को सीखने के लिए जिसमें इंटरनेट ज़रूरी है, डिजिटल डिवाइसेस का होना ज़रूरी है, उसमें और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसका होना लाजमी है? देखिए, सिर्फ लैपटॉप आपके पास होना चाहिए और एक अच्छा इंटरनेट होना चाहिए, बस। इसके अलावा आप बंद कमरे में बैठ जाएं और अपना काम स्टार्ट करें, अपना काम शुरू करते हैं। Exactly. अच्छा, तो ख़वातीन घरेलू माहौल में रहते हुए किस तरह से डिजिटल स्किल सीख सकती हैं? देखिए, ये तो सबसे अच्छा आपका क्वेश्चन है और इसको मैं समझता हूँ कि उजागर भी करना चाहिए कि ख़वातीन के लिए एक सबसे जो है ना इस टाइम पे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि हम जो ख़वातीन को जो है ना बाहर तो भेज देते हैं, लेकिन ये वाली जो स्किल्स पर्सन पे जो आजकल हमें एक अपॉर्चुनिटी मिली हुई है कि हम ख़वातीन को अगर हम स्किल पर्सन बना दें और शुरू से ही स्टार्टिंग में, ये नहीं कि हमें कोई एक ऐसा हमारे साथ कोई ऐसी स्ट्रेटजी हो जाए तो उसके बाद जाके हम ये डिसीजन लें, तो अगर हम ये कर दें तो आप देखें कि सोसाइटी के अंदर एक अच्छा एक इम्प्रूवमेंट आएगा कि आप मर्द के साथ साथ आप ख़वातीन को भी शाना बचाना पाएंगे। और आईटी इंडस्ट्री के ऐसे ये अंदर देखें ना, औरत तो वैसे भी कहते हैं ना, जिस घर में औरत हो वो घर भी ऑर्गेनाइज्ड रहता है। जी, ऐसे ही है। और बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं वो आपको प्लान नज़र आती हैं, लेकिन जिस घर में औरत का रोल ना हो और औरत को वैल्यू ना किया जाता तो वो घर आपको हमेशा बिखरा हुआ नज़र बिल्कुल आएगा। ऐसे ही है, बिल्कुल तो ऐसे ही है। इस चीज़ की बड़ी अहमियत है। और अगर हम अपने वर्क प्लेस पे भी औरत को इतनी ही इज्जत, इतना ही ऑनरशिप देना स्टार्ट कर देंगे बिल्कुल और ऐसे ही। औरतें अगर काम करेंगी, आप औरतों को स्पेस दें, तो आई थिंक हमारे वर्क बिल्कुल। स्पेसेस भी बहुत आप ये बेहतर हो देखिए जाएंगे। मैडम कि मैं अब मेरी जो वाइफ हैं, मैंने बाकायदा उनको जब से वो आई हैं तो बाकायदा वो सर्विसेज दे रही हैं, काम कर रही उसमें हैं। शादी करने के बाद आई हैं? जी बिल्कुल ऐसे ही है। तो वो आप देखें कि वो कहीं ना कहीं बिजी रहती हैं। तो क्यों, उसकी रीज़न ये है कि उनको इंडिपेंडेंट होना ज़रूरी है ताकि वो भी कुछ ना कुछ कर सकें, उनके भी कुछ ना कुछ ख्वाब हैं और अपने मामलात को मेंटेन कर सकें। उनसे रिलेटेड आप देखें कि उनके जितने भी ख़ानदान के अंदर कज़न्स हैं, उन्होंने भी काम स्टार्ट कर दिया, देखा देखी में कि अगर ये कर सकती हैं तो हमें भी करना चाहिए। तो देखिए, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है कि आपकी सोसाइटी के अंदर बहुत सारी ख़वातीन को बाहर चीज़ें मुख्तलिफ जगहों पर फेस नहीं करना पड़ता। वो घर बैठ कर बाइज़्ज़त तरीके से अपना काम कर सकते हैं, सर्विसेज दे सकते हैं, चाहे आप थोड़ा कमा रहे हैं, ज़्यादा कमा रहे हैं, लेकिन ये है कि आप घर बैठकर बाइज़्ज़त तरीके से अपना काम कर रहे हैं। अच्छा, पाकिस्तान में जितने भी अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं, मौके मौजूद हैं, उनसे फ़ायदा उठाने के लिए तालिब इल्मों को या नौजवानों को आप क्या हिकमत अमली बताते हैं कि इस पे आप काम करें तो आप स्किल जो है वो और सीख भी सकते हैं और पाकिस्तान में जितनी भी इसकी अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं उनको अवेल भी कर सकते हैं? दुनिया बहुत आगे जा चुकी है। हम अक्सर बात करते हैं क्रिकेट टूर्नामेंट की, तो इंडिया और पाकिस्तान की बड़ी जंग रहती है आपस में, लेकिन हम आईटी इंडस्ट्री के अंदर देखें तो इंडिया हमसे बहुत आगे जा चुका है बहुत। और उनका बच्चा आईटी के अंदर कुछ ना कुछ नया लॉन्च कर रहा है। और अगर मैं पाकिस्तान की बात आपने नोट किया कि उनके कंटेंट क्रिएटर्स बच्चे जो हैं वो कितने बहुत ज़्यादा स्मार्ट, और आप देख रहे हैं कि उनके बिलियंस में व्यूज़ आते हैं और उनका जो पे आउट आता है डॉलर्स के अंदर वो अच्छा खासा आता है। लेकिन पाकिस्तान भी अब अल्हम्दुलिल्लाह कम नहीं है। गवर्नमेंट ने जितनी अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आप देखें कि पंजाब के अंदर मरीम नवाज़ ने जगह जगह पर सेंटर लॉन्च कर दिए हैं आईटी के हवाले से कि आप फ्री ऑफ कॉस्ट आप जो है ना गवर्नमेंट से फ़ायदा उठा सकते हैं और बाकायदा मेंटरशिप की आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है, बाकायदा आपको इंटरनेशनल मार्केट में जाने का मौका मिलता है। बिल्कुल ऐसा ही। अच्छा अलीज़े, आप मुझे बताइएगा, जब बच्चों के दांतों की हम बात करते हैं तो सबसे बड़ा मसला ये भी होता है कि कुछ बच्चे जो होते हैं वो अंगूठा पीते हैं और वो उनके जो दांत होते हैं ना वो आगे निकल जाते हैं। फिर कुछ बच्चों के बिल्ट इन जो होते हैं वो इनहेरिटेड भी ऐसे होते हैं कि उनके दांत आगे होते हैं तो उन्हें फिर ब्रेसेस लगवाने पड़ते हैं। तो क्या बच्चों के दांतों को सीधा करने के लिए ब्रेसेस लगवाना ज़रूरी है और किस एज में ब्रेसेस लगवाए जा सकते हैं?
अच्छा, ये बड़ा मतलब टॉपिक ऐसा है, क्रूशल सा टॉपिक है, क्योंकि इसमें ना बहुत बड़ा रोल है दांतों के टूटने का और ख़याल करने का। बेसिकली आपकी केयर पर ऐसे ही डिपेंड है। करता है। हाँ, जिन बच्चों के हड्डी जो होती है, स्केलेटल सिस्टम, वो बाहर होता है ना, तो उस सिचुएशन में ना हम लोग अर्ली एज में 10-12 साल में ही अच्छा, हम लोग जो है ना उसकी ब्रेसेस लगा ट्रीटमेंट, देते हैं। ब्रेसेस नहीं, एक और ट्रीटमेंट होता है चन का, मतलब जिसकी ये चीज़ आगे होती है या ये चीज़ आती है, स्केलेटल बोन आगे होती है, ठीक है। उसके लिए हम उसके हिसाब से ट्रीटमेंट करते हैं। हाँ, जिनके बच्चों के दांत आगे होते हैं, सिर्फ ये जगह अंगूठा पीने की वजह से आगे हो गई है, उस पर हम लोग ब्रेसेस लगाते हैं, लेकिन उस पर भी हम लोग ये कहते हैं कि एक बार सारे मुंह में दांत आ जाएं। दांत का मतलब 28 दांत नहीं है, 24। तो यानी 15-16 साल के बाद ही हाँ, मतलब 12 से 13 साल की उम्र में हम लोग रिकमेंड कर देते हैं कि अब आप ब्रेसेस लगवा हाँ, सकते हैं। जी, सारे मुंह में जब दांत आ ठीक जाएं। है, तो बच्चों के दांतों को मजबूत करने के लिए वैसे तो अब तक हम यही सुनते हैं, अगर दांत में दर्द है, कहीं गम्स में दर्द है, तो कहते हैं कैल्शियम पूरा करो अपना, विटामिन्स पूरा करें अपने। तो बच्चों को आप क्या रिकमेंड करती हैं कि किस एज में विटामिन्स और कैल्शियम जो है वो लेने स्टार्ट कर देने चाहिए? हम लोग हमारा सिनेरियोज ये है कि हम शुरू से तो इंडिकेट करते हैं कि दूध पीना है, दूध में कैल्शियम ठीक होता है, है। उसके साथ विटामिन्स भी होते हैं, ठीक है। तो वो अल्टीमेटली बच्चे के दांतों पर जा रहा होता है। टूथपेस्ट में भी हम लोग फ्लोराइड लगाते हैं, फ्लोराइड यूज़ होता है उसके अंदर, तो वो भी ऑटोमेटिकली एनामल को हार्ड कर रहा ठीक होता है, है। तो वो ऑटोमेटिकली हम लोगों के अंदर बिल्ट इन हो चुका है कि हम दे ही रहे हैं बच्चे को। तो अगर देखिए, हम हमारी खुराक की भी ये सूरत हाल है, कुछ बच्चे जो हैं वो डिब्बे वाला दूध पीते हैं, फिर ये कि फ़्रेश मिल्क हमें उतना अब जो फ्रेश है वो अवेलेबल नहीं होता, ठीक नहीं होता वो दूध, तो पेरेंट्स जो हैं वो ताज़ा दूध, खुला दूध पिलाने से गुरेज करते हैं अपने बच्चों को। तो उनके लिए अगर वो सप्लीमेंट्स लेना चाहें तो वो कब से, किस एज से सप्लीमेंट्स लेना स्टार्ट कर सकते हैं? हम लोग बच्चा जो है 6 से 7 साल की उम्र में जब उसके परमानेंट टीथ आ जाते हैं, तब हम रिकमेंड करते हैं कि हाँ, आप जो है सप्लीमेंट्स देना शुरू कर सकते हैं। लेकिन बच्चे यूज़ टू नहीं है, वो कहते हैं कि हम खाना मुश्किल से खाते हैं, तो हम सप्लीमेंट्स तो क्यों खाएं? हाँ, वो ऐसे ही है। अच्छा रीज़े, तो एक और आदत है बच्चों में जो बड़ी कॉमन है कि टीथ ग्राइंडिंग, आम अल्फाज में हम कह ले तो वो दांत पीसते हैं अपने, और वो बड़ी एक अजीब सी आवाज़ होती है, मेरे तो खुद बहुत इरिटेशन होती है। तो वो आदत बच्चों की डेवलप हुई भी होती है, तो उससे कैसे जान छुड़ाई जा सकती है? ये इसमें एक्चुअली सिनेरियोज़ ये होते हैं कि इसके मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो रात को सोते हुए मुंह दांत चबाते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, ये सारी सम अप जो इनका रीजंस होते हैं वो ये होते हैं। कुछ बच्चे हाइपर एक्टिव होते हैं, ठीक है, कुछ बच्चे जो हैं एंजाइटी, स्ट्रेस से एसोसिएटेड, और कुछ हैबिचुअल होता है। ये चीज़ें डेवलप हो चुकी होती हैं। इसके प्रिवेंशन के लिए हम लोग क्या करते हैं कि हम एक माउथ गार्ड होता है, एक डिवाइस वो हम बनाते हैं, पेरेंट्स को कहते हैं कि रात के टाइम के लिए स्पेशली पीसते हैं, तो वापस बच्चे को पहना के सोएं ताकि ऊपर नीचे वाले ठीक है। दांत रगड़े ना। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया लीज़े, आपने हमें ज्वाइन किया और बड़े अहम टॉपिक के ऊपर डिस्कशन भी की। थैंक यू सो मच नईम, आपने भी हमें ज्वाइन किया। मुलाकात होगी आपसे फिर से, हमें दुआ में याद रखिएगा, और हमारी कोशिश होती है कि हम आपको इन्फॉर्मेशन और एंटरटेनमेंट दोनों दे सकें, तो दुआ में याद रखा करें। हमें मुलाकात होगी कल। खुदा हाफिज़।